रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ओके। तो सर पढ़े तो क्या पढ़े? आज ना एकदम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में जो बेसिक्स आइडिया है उसी के बारे में बात करूंगा। उसमें दो चीज रहेगा सर, एक तो टेक्निकल डिस्कशन भी करना है और दूसरा स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के पीछे का मतलब साइकोलॉजी क्या है या फिर मैथ्स क्या है। माने एक इंसान स्टॉक मार्केट में अगर पैसा नहीं लगाएगा तो उसको क्या तकलीफ है, लगाना क्यों चाहिए, सिंपल क्वेश्चन। मतलब ज्यादा घुमा फिरा के बोलने का कोई फायदा नहीं कि अगर मैं स्टॉक मार्केट ना करूं तो मैं क्या लॉस करूं, अगर मैं स्टॉक मार्केट करता हूं तो मेरे को क्या फायदा है। सिंपल है। तो जो काफी लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं, है ना, स्टॉक मार्केट से इसलिए डरते हैं क्योंकि बगल वाले किसी का लॉस हो गया, उसको देख के डर गया, या फिर खुद खुद कभी थोड़ा बहुत ट्राई किया था, कुछ 20-50 हजार लॉस हो गया, एक बार गया, और लॉस होते ही उसके मन में बैठ गया कि स्टॉक मार्केट लॉस का ही जगह है, यहाँ पर ये तुक्का है, जुआ है, लॉटरी है। इस तरह का नाम देके वो फिर अपने बच्चे को भी बोलते हैं कि भाई इसका नाम भी मत लेना। कल एक फेसबुक में कहीं पर एक वायरल क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसे फोटोशॉप करके लोग देते हैं ना अलग अलग टाइप का, तो ऐसा ही आया था। एक जन अपना एक स्टॉक मार्केट के बारे में उसका एक ख्याल वो एक पे पोस्ट करके डाला है। तो पोस्ट में ऐसा लिखा है कि मानो वो बंदा पहले रेंट पे रहता था, तो रेंट पे रहता है तो उसका जो लैंड लॉर्ड है, मैंने लैंड घर का जो ओनर है, उसको जाके वो बोला कि स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमाया जाता है। तो जो घर पे भाड़ा में रहते हैं, मैंने टेनेंट जो है, और जो घर का जो ओनर है, ठीक है, मैंने किराएदार और घर का ओनर, अब दोनों मिलकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चालू किया, क्योंकि जो किराएदार था उसके दिमाग में चढ़ा कि भाई हम लोग बहुत पैसा कमाएंगे। तो जो किराएदार था उसका तो उतना अर्निंग नहीं था, तभी वो किराए में रहते हैं ऐसा माना जा रहा है। और जो घर घर का ओनर था उसके पास कोई फिक्स्ड अर्निंग नहीं था। उसको क्या करना पड़ा, वो धीरे धीरे रेंट का जितना पैसा था उसको मार्केट में लगाता था, फिर इतना ज्यादा ग्रीड आ गया, ग्रीड माने लालच आ गया, फिर वो अपना घर ही बेच दिया। ठीक है, घर बेचने के बाद जितना पैसा है सारा पैसा मार्केट में डाल दिया। और जैसे ही मार्केट में डाल दिया फिर वो पोस्ट में लिख रहे हैं कि पहले मैं अकेला रेंट पे रहता था, अब लैंडलॉर्ड और मैं दोनों एक साथ ही दोनों ही रेंट पे रहता हूँ। ठीक है। तो तो स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों का ख्याल ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो अब पॉइंट इज दैट सर कि क्या ये सही ख्याल है? हाँ, ख्याल में गलती तो मैं मुझे भी नहीं दिख रहा है कि ये बहुत गलत तो नहीं है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि देखो मार्केट में हर तरह का चीज है। अब स्टॉक मार्केट में भी लोगों के सामने हजारों तरीके का सिचुएशंस आते हैं। जैसे एक सिंपल रास्ता में एक नॉर्मल लोग भी गाड़ी चला रहे हैं और एक वो सो कॉल्ड फास्ट बाइकर भी गाड़ी चलाते हैं, और फास्ट बाइकर खुद भी मरते हैं दूसरे को भी मारते हैं, और जो सेफ एंड में चलाते हैं वो खुद भी सेफ रहते हैं दूसरे को भी सेफ रखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है सर? सर कहने का मतलब इतना सा है कि रास्ता वही है, रास्ता वही है, लेकिन ये ड्राइवर पे डिपेंड करता है या गाड़ी चलाने पे डिपेंड, जो चला रहा है उसके डिपेंड करता है कि भाई वो रास्ते को कैसे यूज करे और अपना अपना डेस्टिनेशन को कैसे तय करे। तो स्टॉक मार्केट भी ना एक ऐसा ही रास्ता है जहां पर आपको अगर चलना आता है तो ही आप चल पाओगे, और अगर आपको चलना नहीं आता है ना तो फिर आप खुद भी मरोगे और दूसरे को भी मारोगे, और फिर दुनिया को बताओगे कि मार्केट खराब जगह है कि नहीं सर। हम लोग इसी जैसे मानो ये भीड़ भाड़ कस्टमर का रास्ता, इस रास्ते में कुछ पॉलिटिकल पावरफुल बैकअप वाला बड़े बाप का बेटा शाम सुबह गूं गूं करके साइलेंसर खोल के गूं गूं करके बाइक चलाता है। तो मैं मुझे उनके बाइक चलाने से कोई आपत्ति नहीं होता, बट मेरा कहने का भी इतना भीड़ भाड़ में तुम इस तरह से बाइक चला के क्या दिखाना चाहते हो, और अगर कुछ दिखा भी रहे हो दूसरे का प्रॉब्लम करके क्यों चला रहे हो भाई। खुद भी मरना है दूसरे को भी मारना है, कितने बूढ़े बुजुर्ग लोग भी होते हैं उनको तो समझ में नहीं आता कि गाड़ी कहाँ से आ रही है। सो पॉइंट इज दैट कि मार्केट को भी अगर समझना है ना थोड़ा सा प्यार से समझो, ये इसको भी चलाना आना चाहिए, और वो चलाना कैसे है, वही ये जो हम लोग कोचिंग क्यों लेना चाहिए, क्योंकि कोचिंग से आपको ये समझ में आ जाता है कि A to Z डिसिप्लिन वे से मार्केट को कैसे करना चाहिए। नहीं तो मार्केट हमेशा ना लालच आ लप लपा एल्पेनलीबे की तरह है। ठीक है, मार्केट बनी है एक ऐसा जगह जहां हमेशा तुमको एक लालच देगा, मार्केट बढ़ गया, ये मार्केट गिर गया, कभी लालच भी देगा और कभी तुम्हारा छाती को धक धक भी बढ़ाएगा। तो ये छाती को भी धक धक नहीं करना है और लालच भी इतना ज्यादा नहीं करना है।
तो इसको बैलेंस करके कैसे तुम मार्केट में रह सकते हो, यही चीज आपको ये एक्चुअली स्टॉक मार्केट एजुकेशन आपको देने वाला है। और ये खुद भी लो, आगे जाके आप लोग जैसे ये अभी कुछ दिन बाद मार्केट में पहुंच ही जाएगा, मतलब एज एन एनालिस्ट काफी लोग काम करते हैं सर। तो पॉइंट इज दैट कि जब तुम खुद के लिए मैनेजमेंट करो तो भी कर सकते हो, या फिर किसी और को, मतलब जब आप अपने क्लाइंट हैंडल करोगे, स्टॉक मार्केट एडवाइजरी का काम करोगे, कंपनी के बिहाफ से क्लाइंट हैंडल करोगे, खुद भी अपना फार्म ओपन करके लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में एडवाइस का काम कर सकते हो, खुद का फार्म खोल सकते हो, स्टॉक मार्केट फार्म। रिसर्च एनालिस्ट का भी डिग्री ले लेना, जैसे ये सभी एग्जाम का अलग अलग डिग्री होता है, मैं सब बताऊंगा कि कौन से एग्जाम देने के बाद आपको क्या काम हो सकता है, क्या फायदा है, सब आगे आगे मैं बताता रहूंगा। लेकिन पॉइंट इज दैट कि आप खुद पहले अच्छे से चलाना सीखोगे तब ना जाके आप दूसरे को चला पाओगे, ये चीज बहुत जरूरी है सर। तो यही सब इस क्लास का मेन पर्पस है। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा है। अच्छा, अब रही बात सर स्टॉक मार्केट बेसिक्स, इसको हम लोग दो हिस्सों से बांट सकते हैं सर। अच्छा, ये पूर्वा का क्या प्रॉब्लम, एक सेकंड। और ये हाँ, लॉगिन हिस्ट्री डिलीट हो गया तो लेंगे हिस्ट्री डिलीट আমাদের जरूर है। ओके, अच्छा देखो, स्टॉक मार्केट बेसिक्स में दो चीजें हैं, एक एकदम प्योर बेसिक्स, तो मैं ना एकदम प्योर सिर्फ बेसिक्स में ही बात नहीं करूँ, दो हिस्सों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके चलूंगा। मैंने बेसिकली प्योर बेसिक्स सिर्फ पढ़ते पढ़ते कई बार बहुत टाइम लग जाता है, तो सिर्फ बेसिक्स में इतना दिमाग लगा के कोई फायदा नहीं। हम लोग ना थोड़ा कॉम्बो करके चलेंगे, माने क्या करेंगे, बेसिक्स और टेक्निकल को मार्च करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैंने एक्चुअली बीच बीच में मैं बेसिक्स का भी बात करूंगा और बीच बीच में मैं टेक्निकल एनालिसिस का भी बात करूंगा। इसमें क्या होगा, एक कॉम्बो होगा, और कॉम्बो होने से क्या फायदा है कि आप मोटा मोटी जो जिनको कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में, वो मोटा मोटी एक दो हफ्ता जाने के बाद ही मार्केट में एक अपना ट्रेडिंग के बारे में एक आइडिया, स्टॉक खरीदने के बारे में एक आइडिया उनको लगना चाहिए। क्योंकि सिर्फ बेसिक्स जब मैं बताता हूँ उसमें ना लोग ट्रेडिंग सीखते सीखते 1 महीना 2 महीना 3 महीना लग जाता है, तो आजकल लोगों के पास टाइम कम है। ठीक है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा सा कॉम्बो कॉकटेल हो जाऊँ। ठीक है, नहीं तो पहले मैं सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ाता था, उसके बाद टेक्निकल करता था। मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत ही बोर हो जाते हैं, हम चलो यार इतना बोरिंग नहीं करना है, दोनों को मिक्स करके चलते हैं, इसमें दोनों को फायदा है, मेरे को भी समझाने में बड़ा मजा आएगा और आप लोगों को भी ना जल्दी जल्दी सीखने को मिलेगा, दिक्कत नहीं होगा सर। ठीक है, बस थोड़ा सा माइंड को फ्लक्चुएट रखना, माने फ्लक्चुएट इन द सेंस फ्लेक्सिबल करना। ठीक है, फ्लक्चुएट इन द सेंस फ्लेक्सिबल करना है कि कभी मैं बेसिक्स बताऊंगा, फिर उसका इम्पैक्ट आपको मैं टेक्निकली समझाऊंगा कि इसको आप ट्रेडिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या किस तरह से करना है। तो पहले एकदम कुछ बेसिक्स बात करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल कि स्टॉक मार्केट के बारे में जिसको कुछ नहीं पता है, जैसे एक सिंपल सा सवाल आपके सामने देखो स्क्रीन में दिख रहा है कि वाई शुड वन इन्वेस्ट, दिख रहा है ना। हाँ, वाई शुड वन इन्वेस्ट, मैंने किसी को इन्वेस्ट क्यों करना है मार्केट, अपना पैसा रख लो ना अपने पास, इतना मार्केट में लगा के रिस्क उठा के इतना माथा खराब क्यों करना है, बैंक में रख लो, पोस्ट ऑफिस में रख लो, क्यों पैसा स्टॉक मार्केट में डालना है। इसका एक सिंपल सा जवाब है सर, अगर आप घर का पैसा घर पे ही रख लेते हो तो प्रॉब्लम ये है कि ये एकदम टिपिकल मेंटेलिटी हो जाता है कि वो ग्रोथ नहीं कर पाता। जैसे अगर आप घर के बाहर ही नहीं निकलोगे आपका ग्रोथ होगा, मानो कि आपको लगता है कि मैं घर पे ही सेफ हूँ, ठीक है, बाहर निकलूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ। ठीक है, सबका अपना अपना एक सोच होता है, तो मैं घर के अंदर ही रहूं तो मैं हमेशा सेफ रहूंगा। तो क्या सच में घर के अंदर इंसान सेफ रहते हैं? अगर विपद या आपद आने वाला होता है ना, तो वो घर के अंदर भी आ सकता है बाहर भी आ सकता है। इसलिए सिंपल बात है कि अगर कुछ जाना भी है तो कम से कम रिस्क लेके जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, स्टॉक मार्केट की अब सच में बहुत रिस्क की जगह है? नहीं सर, बहुत रिस्क की जगह नहीं है, रिस्क इज देयर, बट इसको कंट्रोल करना आना चाहिए। वही गाड़ी के एक्सेलेटर की तरह, कि कब कौन सा गियर शिफ्ट करना चाहिए, इसका नॉलेज हो जाए तो फिर गाड़ी चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं। था बीच बीच में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उससे डरने वाला बात नहीं। समझ रहे हो सर? तो वाई शुड वन इन्वेस्ट, इस क्वेश्चन का जवाब देना है, और फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस यूज करके आप कैसे, टेक्निकल बेसिकली इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करता, ये मेनली ट्रेडिंग के बारे में बात करता है। ठीक है, अभी हम लोग फंडामेंटल स्टार्ट नहीं किए हैं, फंडामेंटल का अलग क्लास होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं, बट हम लोग यहाँ पर एकदम प्योरली ट्रेडिंग के बारे में बात करें। ट्रेडिंग इन द सेंस सिंपल सी, कोई भी आपका ब्रोकिंग अकाउंट है, आपका आपका ब्रोकिंग अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है कि नहीं?
नहीं है ना, कोई बात नहीं, खोल लेना, धीरे धीरे मैं बता दूंगा। तो मानो आप एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है, डीमैट अकाउंट ओपन करके उसके अंदर शेयर वगैरह होता है, फिर उसको शेयर को बेसिकली लिस्ट में लाना पड़ता है और फिर बाई सेल करना पड़ता है, और फंड में पैसा डालना पड़ता है। ये देख रहे हैं ना, फंड यहाँ पर जीरो दिख रहा है क्योंकि ये मेरा डेमो अकाउंट है, और जब इसमें मैं फंड डालूंगा ना, ऐड फंड्स करूंगा, तो यहाँ पर पैसा आ जाएगा, और फिर इसके थ्रू से मैं शेयर खरीदना बेचना जो भी मर्जी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मानो अगर मुझे लगता है कि ल्यूपिन का शेयर, ल्यूपिन एक क्या कंपनी है, फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, मुझे ल्यूपिन का शेयर्स खरीदना है, अगर मुझे ऐसा लगता है, तो मैं क्या करूंगा, ल्यूपिन के शेयर्स को बाई करूंगा। बाई करने के लिए क्या करना है, सपोज मुझे यहाँ पर बाई बटन दबाना है, मानो इसका एक शेयर का दाम बता रहा है 1387 करके, ठीक है। अब मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्रेडिंग कैसे होते हैं, ऐसे तो ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, जो लोग नॉर्मल ट्रेडिंग सिखाना है तो मैं 10 मिनट में ट्रेडिंग सिखा दूंगा, कुछ नहीं करना होता है। कितना शेयर लेना है बोलो, जैसे बाजार में आलू बैगन खरीदने जाते हैं वैसे ही शेयर भी खरीदने को बनता है, आलू बैगन पटल की तरह, कि एक एक बैगन लेना है कि दो बैगन लेना है, तो यहाँ पर मानो ल्यूपिन का शेयर बैगन पटल की तरह ही है, आपको एक लेना है तो एक क्वांटिटी पुट करो, अगर 100 लेना है तो 100 पुट करो। अब जितना लग रहा है उसके लिए देखो, यहाँ नीचे देखो आपको पैसा दिख रहा है कि इतना पैसा आपको चाहिए, इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। 1,38,755 होगा तो आप 100 शेयर ल्यूपिन का खरीद सकते हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिसका जितना पैसा होगा वो खरीद सकता है। मार्केट में जाने के टाइम पे भी सेम बात होता है ना, मानो सब्जी मार्केट जा रहे हो, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो 5 किलो का बोरा उठाते हैं, जिसके पास कम पैसा है वो 1 केजी आलू लेके आते हैं, जिसके पास और कम पैसा होता है वो 500 ग्राम आलू या 250 ग्राम आलू लेके आते हैं डेली का। जो मजदूर लोग होते हैं वो 1 किलो आलू नहीं खरीदते हैं, वो डेली का डेली खरीदते हैं, क्योंकि उनको डेली 100 रुपया 50 रुपया ऐसा मिलता है। तो उस 50 रुपये से जितना हो सकता है वो उसी हिसाब से आलू बैगन पटल जितना उसको चाहिए, तेल, इसका तेल का भी छोटा सा शीशा होता है, ठीक है, उसी में जाके मुदी खाना दुकान में, मुदी खाना समझते हो ना, ग्रोसरी स्टोर, हाँ, ग्रोसरी स्टोर में जाके बोलेगा इसमें 50 ग्राम तेल भर दो, आज का खाना बन जाए। ठीक है सर, मैंने बेसिकली उनका डेली का सिस्टम, तो ये जो ट्रेडर होता है ना वो भी ना डेली के हिसाब से चलना पसंद करता है, इसको डे ट्रेडिंग बोलते हैं। आप लोग ऐसा ना समझ रहे हो कि मैं कहाँ का बात कहाँ जोड़ रहा हूँ, मैं सब कनेक्टेड बात ही जोड़ रहा हूँ, कि मतलब मार्केट से कमाने का तरीका होता है, सबका अपना अपना तरीका है। ट्रेडिंग करके आप लोग सुने होंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, कोई बोलते हैं कि नहीं मैं इन्वेस्ट करता हूँ, आज आज इन्वेस्ट करूंगा, फिर वो पैसा 2 साल 3 साल बाद मेरा शेयर का ग्रोथ हो जाएगा। ऐसा भी होता है, जैसे लोग जमीन में पैसा लगा के रखते हैं ना, मानो 5 साल पहले या 10 साल पहले वीआईपी रोड के आसपास में कुछ नहीं था, ठीक है, सॉल्ट लेक 15-20 साल पहले, 25 साल पहले तो सॉल्ट लेक कुछ था ही नहीं, 30-40 साल पहले देयर इज नो सॉल्ट लेक एक्चुअली, जंगल था, वो फॉक्स सारा दिन चिल्लाता था, सियाल बोलते हैं ना, जाके, ठीक है, वो सारा दिन हुक्का हुआ करता था, ठीक है, यही सॉल्ट लेक था। केस्टपुर उससे पुराना है, ठीक है, लेक टाउन भी पुराना है, उधर वाला जेसर रोड वाला लेक टाउन, ठीक है, बांगुर बोल के एक छोटा सा जगह था, पानी भर जाता था, ठीक है, बांगुर बोल के ऐसे प्रॉपरली कोई जगह नहीं था। सो पॉइंट क्या है, लेकिन आज आप बांगुर लेक टाउन या इवन केस्टपुर में भी आप जगह खरीदने के लिए सोचो तो कितना पैसा लगता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक कट्ठा जमीन के लिए 50 से 60 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है, तब जाके आपको एक कट्ठा जमीन मिलता है जिसमें एक 2 स्टोरेज बिल्डिंग बना सकते हो। मैंने ऐसा है कि सॉल्ट लेक भी तो करोड़ों का दाम हो जाएगा। सो व्हाट इज द पॉइंट, पॉइंट इज दैट कि लोग जमीन में इसलिए इन्वेस्ट करके रखते हैं कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद अगर कोई मेट्रो आ जाए, ठीक है, ऐसे मेट्रो होगा सर, हमारे इस लाइन में भी मेट्रो आएगा, ये दमदम पार्क होके किष्टपुर होके ये पूरा एकदम एयरपोर्ट पे जाके, हल्दीराम का जो एयरपोर्ट है में वो वाला, वो जो बन गया है उसके साथ जाके ये शॉर्ट लेग वाला आके इधर मिलेगा, लेकिन अभी तो चालू ही नहीं हुआ है काम, पता नहीं कब चालू होगा। तो अगर मानो मेट्रो बन जाएगा, इस जगह का दाम और बढ़ जाएगा, फिर जो लोग आज जमीन में इन्वेस्ट करके रखा है 10 साल 20 साल बाद उनका पैसा डबल ट्रिपल चौथा जितना होगा हो जाएगा। तो लोग शेयर में भी इस तरह का भी सोच रखते हैं कि आज मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं तो वो कंपनी का शेयर अगर बिजनेस अगर बहुत ग्रोथ कर जाता है तो 5 साल बाद 10 साल बाद बिजनेस का ग्रोथ हो जाए तो मेरा भी पैसा का ग्रोथ हो जाए। इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सब कुछ सीखने को मिलेगा सर, लेकिन हाँ स्पेसिफिकली जो इन्वेस्टमेंट है उसको सीखने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ता है। बट हम लोग यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग ही डेप्थ है। हम लोग ट्रेडिंग में बात करेंगे कि आज किसी कंपनी का शेयर में या एक हफ्ता में शेयर का कितना फ्लक्चुएशंस है, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड है। समझ रहे हो सर, धीरे धीरे सब समझाएगा। ना पॉइंट क्या है, पॉइंट इज दैट कि वाई शुड वन, अब बात है सर इन्वेस्ट ही क्यों करना है, ट्रेडिंग ही क्यों करना है, इन्वेस्ट ही क्यों करना है, ट्रेडिंग ही क्यों करना है।
उसका जवाब देने के लिए चलो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। बहुत कुछ पढ़ना है यहाँ पर। ये बेसिक्स जो है ना, जैसे काफी लोग मुझे पूछते हैं कि बेसिक्स मुझे पता है, ठीक है, लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि क्या बेसिक पता है ना, वो सिर्फ वो ना बाई सेल करना चाहता है और कुछ नहीं। काफी लोग ना आते हैं बात करने के लिए, इनमें से भी काफी लोग हैं, सब जानते हैं, ठीक है, डोंट वरी सर, ऐसे ही बोल रहा हूँ हाँ, ठीक है। तो फिर क्या जानता है, नहीं बेसिक्स आता है। मैं, कोई बोलते हैं 10 साल से मार्केट से, वो 15 साल से मार्केट से है, ठीक है। उस दिन एक जन से बात हो रहा था, बोला कि मैं 15 साल से मार्केट से हूँ, तो मुझे मार्केट के बारे में पता है। हम बोले अगर आपको मार्केट के बारे में पता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। 15 বছর ধরে এটা কি করে तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, অনেকগুলো সাইকেল ठीक है। तो फिर मैं बोला कि मेरे को पूछ रहे कि आप क्या सर्विस दे सकते हैं। बोले देखो, अगर आप 15 साल से मार्केट में हैं और आपको, आप बोलते बोलते मैं मार्केट का सारा अप देखा, मैं सारा डाउन देखा, ठीक है, मैं मार्केट को गिरते देखा, मैं उठते देखा, हाँ बोले फिर तो आप सब जानते हैं, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके, फिर मेरा सर्विस का कोई जरूरत ही नहीं है आपको, 4-5টা সাইকেল তো দেখেই ठीक है। अब मेरा मेरा सर्विस का कोई जरूरत ही नहीं है आपको। फिर पूछता है, नहीं नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब जानते हैं। लोगों का क्या है ना, वो अपने आप को जितना बड़ा करके बोल पाएगा उसको उतना मजा आता है, चाहे बाद में तकलीफ ही क्यों ना हो। ये लोगों का एक अजब ही एटीट्यूड है। तो किसी के सामने, अच्छा भाई तुम एक चीज, डॉक्टर के पास जाके तुम बोलोगे मेरा तबीयत बहुत ठीक है, तो फिर तुम क्यों आए हो। लॉयर के पास जाके बोलोगे मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है केस वगैरह, तो फिर क्यों आए हो, अगर सब ठीक है तो फिर लॉयर क्या कर सकता है। और टीचर के पास तुम कब आते हो, बट जब तुमको कुछ सीखना होता है, अगर तुमको आता ही है फिर टीचर क्या कर सकता है। मैं तो सुना देता हूँ सर, पहले पहले मैं चुपचाप सुनता था, फिर आजकल देखता हूँ कि चुपचाप रह के कोई फायदा नहीं है, बोल दो, जो समझे जो समझे, ठीक है, आए ना आए बाद में देखा जाएगा, मैं बोल देता हूँ। अगर कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं पता या फिर कुछ नया सीखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका नॉलेज लैग है, उसमें थोड़ा और मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो फिर आप बिल्कुल आ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हो, फिर मैं आपको कुछ नहीं सिखा पाऊँ, और क्या बोलूंगा फिर। सो ये जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स क्या क्या चीज बताते हैं, इन्वेस्ट करने का नीड बताते हैं, कौन मार्केट को रेगुलेट करता है ये बताते हैं, मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज है, माने किसका किसका पैसा मार्केट में लगा होता है, उनके बारे में बात होता है। फिर आईपीओ मार्केट क्या होता है, एक कंपनी स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड होते हैं ना, उसका प्रोसेस है, ये लीगल प्रोसेस है, ये तो लॉ में भी पढ़ाया जाता है, सीएसईएमए लेवल में, सीएस लेवल में, बट हम लोग यहाँ पर एटलीस्ट स्टॉक मार्केट लेवल में इतना जानने का कोशिश करते हैं कि आईपीओ आने के पीछे का क्या रीजंस है। माने एक कंपनी जब एकदम बेसिक लेवल में था, माने मानो कुछ नहीं था, एकदम बच्चा सा, अभी अभी जन्म हुआ है ऐसा हालत है, ठीक है, मानो एक दुकान खोला है या फिर कुछ 2 लाख 50 लाख का जुगाड़ किया है, तो उस हालत से एक बिजनेस का स्टॉक मार्केट में पहुंचने का जर्नी क्या है। ऐसा नहीं है कि कोई आज बिजनेस खोल दिया और कल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गया, ऐसा नहीं होता है। काफी लोग आजकल स्टार्टअप खोल रहे हैं और उसको काफी सपना होता है कि नहीं मैं भी अपना बिजनेस को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करूं, बट ये इतना आसान चीज नहीं है। एक अपना बिजनेस को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, और जब एक बिजनेस एक कंप्लीट लेवल तक नहीं पहुंचता है ना, तब तक वो कभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो भी नहीं सकता। यानी स्टॉक मार्केट लिस्टेशन का काम करते हैं सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इवन आप सेबी के साइट में जाके भी चेक कर सकते हो। फिर वो कल मुझे जो फोन किया था ना, 15 साल एक्सपीरियंस वाले इंसान, तो फिर मैं मुझे पूछ रहे हैं कि अच्छा तो फिर ये रिसर्च एनालिस्ट करने के बाद सेबी का लाइसेंस कैसे मिलता है। आप तो 15 साल से हो, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो क्या बोलूंगा बोलो, ये क्या हो गया, नेट तो है, सरकारी साइट है ना, दिक्कत, मे भी किसी कारण से डाउन है लग, मे बी ड्यू टू सम रीजन साइट डाउन है, ठीक है, जब बाद में ओपन होगा दिखाऊंगा सर, ठीक है, अभी डाउन। तो सेबी के साइट में जाने से ना आपको पता लग जाएगा कि कितना सारा कंपनी ना लाइन में लगा हुआ है, लिस्टेशन के लिए आना चाहता है, लेकिन अप्रूवल मिलेगा सेबी का तो ही आ पाएगा। ये जो हम लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट के ये जो अकाउंट में ये इतना सारा कंपनी लगा के ना, जैसे मार्केट में 7,000 कंपनी है, लेकिन ये 7,000 कंपनी और भी आगे कितना आएगा, वो डिपेंड करता है कि सेबी कितने को अप्रूवल देता है।
ऐसे आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा सा ओपन हो गया है, ओपन हो गया इन द सेंस कि गवर्नमेंट चाहता है कि मार्केट में कंपनी आए, ठीक है। और इसलिए ना पहले से थोड़ा इजी कर दिया है मार्केट में रजिस्ट्रेशन करना, इजी कर दिया मैंने। पहले बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन मांगता था, प्रॉफिटेबल बिजनेस मांगता था, आजकल तो बिना प्रॉफिट बिजनेस जैसे कि गुरु लिस्टेड, ठीक है, किसी को भी मतलब थोड़ा थोड़ा सा वैल्यूएशन होने से ही बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं, ठीक है। मैंने मार्केट को थोड़ा सा ओपन कर दिया, पब्लिक को भी पहले से ज्यादा एडुकेशन मिल रहा है ना। एक्चुअली इसके पीछे रीजंस है, पहले फाइनेंशियल एडुकेशन के बारे में लोगों के अंदर इतना जागरूकता नहीं, आजकल लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ गया है। अब चाहे इसका क्रेडिट तुम सोशल मीडिया को देना चाहते हो उसको दे दो, या फिर तुम चाहते हो कि समझना चाहते हो कि नहीं मार्केट में एक चालू हुआ है, चलो ठीक है, एक जनरेशन क्रिएट हुआ है जो सीखना चाहता है, जानना चाहता है। চালু তো স্যার দিয়েছিল 2020 আগেও কিছু বেসিক্যালি इंटरनेट इजी করে দিয়েছিল। हाँ, इंटरनेट के कारण भी, और कोरोना में भी लोग, काफी लोगों ने स्टॉक मार्केट को डिस्कवर करने का कोशिश किया, क्योंकि दूसरा सोर्स ऑफ अर्निंग थोड़ा ब्लॉक हो गया था, तो लोगों को लगा कि स्टॉक मार्केट में आजमा के देखते हैं। तो उस टाइम से भी काफी लोगों के अंदर ये स्टॉक मार्केट के बारे में एक इच्छा हुआ। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी देख रहा है कि जब पब्लिक कॉन्शियस हो रहा है तो थोड़ा मार्केट को रिस्क किया ही जा सकता है कुछ ऐसे, इसीलिए गवर्नमेंट ऐसे ऐसे कंपनी को भी मौका दे देता है जो कंपनी का उतना भी प्रॉफिट अभी तक क्रिएट नहीं किया। ऐसा भी नहीं कि कोई भी कंपनी को दे दे, जैसे मानो कि जोमेटो, जोमेटो तो प्रॉफिटेबल भी नहीं था जब जोमेटो लिस्टेशन पर, पेटीएम प्रॉफिटेबल ही नहीं था जब जो पेटीएम लिस्टेशन पर, लेकिन कंपनी ने दिया ना, गवर्नमेंट ने परमिशन। तो इस तरह का और भी है, ठीक है, कि लॉस मेकिंग हालत में भी बिजनेस को लिस्टिंग करने का मौका मिल रहा है। ये बेसिकली और कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माने मेक इन इंडिया, इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट को डेवलप करना। देखो भाई, बिजनेस एक रिस्की चीज है, आप मारवाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो ना, तो मारवाड़ी कम्युनिटी से ज्यादा और कौन जानते हैं कि बिजनेस में रिस्क कितना होता है। ये सिर्फ इंडिया का मतलब, अगर तुम इंडिया के कोने कोने में जाओ, एक बहुत अच्छा कहावत है, पर्सनली मत लेना, मैं सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बोलते हैं कि भाई जहां ना जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी, ऐसे कहावत होता है, ठीक है, मतलब नॉन मारवाड़ी कम्युनिटी में ऐसे चलते हैं। तो पॉइंट क्या है कि मैंने मारवाड़ी हमेशा अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, वो ना देख देख लेता है कि मैंने इंटीरियर इंटीरियर जगह में ट्राइबल बेल्ट में भी जाके वो बिजनेस को ओपन करके दिखा देता है। मेरे कितने सारे रिलेटिव्स हैं तो मैम के थ्रू से, ऐसे ऐसे उड़ीसा के गांव के अंदर जहां पर लोग मतलब ट्रेन नहीं है, बस भी प्रॉपरली नहीं जाता, वहां पर लाखों करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। आम आदमी सोच भी नहीं सकता, आम आदमी सोच भी नहीं सकता, ये मारवाड़ी कर सकता है। अच्छा क्या उड़ीसा का है वो लोग? वो लोग तो है कौन से, राजस्थान के डेजर्ट एरिया से, कुछ लोग है आरावली के, कुछ रेंज से, मतलब वहां से निकल के, आज नहीं 100 साल 200 साल पहले, इट्स अ ह्यूज थिंग। और इसका मेन क्रेडिट जाता है अग्रसेन जी को, जिनके लिए अग्रवाल कम्युनिटी बेसिकली डेवलप हुआ है। अग्रसेन एक्चुअली कृष्ण भगवान के जो महाभारत के जो किरदार था, महाभारत सुने हो ना सर, महाभारत में अग्रसेन एक राजपूत थे। तो महाभारत का लड़ाई खत्म हो गया था, तो अग्रसेन जो है, कभी अगर कलाका स्ट्रीट जाते हो ना बड़ा बाजार में, तो वहां पर अग्रसेन जी का एक मूर्ति रखा हुआ है, ठीक है, पोस्ता और मालापड़ा और कलाका स्ट्रीट के बीच में, कोलकाता में जो लोग जानते हो, ये सब जानना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी होता है हर चीज की, कौन है, मैं तो हमारे बंगाली फैमिलीज में नॉर्मली ऐसे हम लोग देखते नहीं है। तो फिर मैं मैम को पूछा ही कौन है, अरे ये तो अग्रसेन है। तो फिर मैं बोला अग्रसेन कौन है, पर मुझे भी नहीं पता, कोई भगवान है। जब हम लोग छोटे थे कॉलेज में पढ़ते थे, मैम को भी उतना आइडिया नहीं। फिर मैंने रिसर्च किया कौन है भाई अग्रसेन, देखते हैं। फिर पता चला कि ये तो महाभारत में कृष्ण भगवान का जो सेना था उसमें से किसी राजपूत में से एक थे। फिर जब महाभारत खत्म हुआ तब कम्युनिटी को बिल्ड करने का जरूरत, तो कृष्ण भगवान ने सबको काम दिया। तो अग्रसेन जी आके बोला कि मैं राजपूत का धर्म छोड़ना चाहता हूँ और मैं वैश्य धर्म लेना चाहता हूँ, नहीं बिजनेसमैन का जो काम है। तो फिर बोला कि वो नहीं, देश को बढ़ाने के लिए अभी लड़ाई दंगा लड़ाई करके तो अभी कुछ फायदा नहीं है, अभी बिजनेस की जरूरत है। तो फिर वो वहां से निकल के हरियाणा ये सब बॉर्डर में आके अपना पूरा कम्युनिटी को डेवलप करना चालू किया, और उसी से जहां से पूरा भारत में मारवाड़ी अग्रवाल कम्युनिटी जो है ना, वो धीरे धीरे स्प्रेड करने। तो ये इतिहास है, ये मारवाड़ी का इतिहास है सर। बिजनेस का अपॉर्चुनिटी ऐसे ऐसे मिलता है। इसलिए कोलकाता में, तुम गुजरात में, तो बॉम्बे में जाओगे तो वहां पर गुजराती कम्युनिटी का एक अलग ही देखोगे। कभी कभी तो वहां का लोकल लोग चिढ़ जाते हैं, "अरे, गुज्जू लोग आ गए हैं यहाँ पर", ठीक है, मतलब होते हैं ना एक बीच बीच में बंगाली मारवाड़ी झगड़ा लगा देना, ऐसे होते हैं, हर जगह में होते हैं, ठीक है। ये अच्छा है, देखो भाई, दो बर्तन एक साथ रहेगा तो कभी कभी ठोकर लगेगा तो थोड़ा आवाज तो करेगा, बट प्यार मोहब्बत भी है, ऐसा बात नहीं।
मैं बॉम्बे भी गया था एक बार, तो मेरे वहां पर बुआ रहते हैं, तो मैं बोलते हैं चलो मार्केट करने जाएंगे, बोले यहाँ सब गुज्जू लोग हैं। मैंने गुज्जू मैंने मेरे को समझ में नहीं आता, मतलब थोड़ा चिढ़ के बोलते हैं ना, गुज्जू मैंने गुजराती। सो पॉइंट इज दैट गुजराती मारवाड़ी बिजनेस करके दिखाया अपॉर्चुनिटी कैसे मनाना है। तो स्टॉक मार्केट में भी ना आप सबको इसी तरह का मेंटेलिटी चाहिए, इसी तरह का मेंटेलिटी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, और उसको ढूंढने के लिए आपको मेहनत भी करनी है। मेहनत मैंने बेसिकली वही लगा रहना है, और क्या। जहां कोई नहीं जाना चाहता आपको जाना पड़ेगा, है ना। मतलब अगर कोई चले जाए तो मैंने आप समझ लो कि वो तो बहुत आसान बात हो गया। कोई नहीं जा रहा है, मैंने कुछ तो बात है। कोई नहीं जा रहा है और आप देखना चाहते हो उस चीज को, मैंने कुछ तो बात है, सर यही चीज आपको ढूंढना है। अब ये आईपीओ मार्केट, फिर मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में एक ओवरव्यू भी दे दूंगा। फिर कुछ टेक्निकल वर्ड्स, इसको जार्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? जार्गन। जार्गन माने टेक्निकल वर्ड। स्टॉक मार्केट को जानने के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं जो मार्केट में ही चलता है। क्लियरिंग सेटलमेंट प्रोसेस, कैसे मार्केट में सेटलमेंट होता है, काफी लोग जानते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, कुछ मार्केट में कॉर्पोरेट एक्शन चलते हैं। क्या चलता है सर? कॉर्पोरेट एक्शन माने कंपनी कुछ काम करते हैं और उसका इम्पैक्ट स्टॉक में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। जैसे मानो कंपनी ने डिविडेंड दे दिया या देने का वादा किया, तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक में कैसे पड़ेगा, आप उसके बेसिस में ट्रेड ले सकते हो। जैसे कुछ बड़े बड़े कंपनीज हैं जो डिविडेंड देने में बड़ा माहिर है, आईटीसी, कोल इंडिया, वेदांता, ठीक है। ये सब डिविडेंड डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं, शेयर में पैसा लगाते हैं, सिर्फ उसी शेयर में पैसा लगाते हैं जो अच्छा डिविडेंड देता है। जो सेफ एंड में स्टॉक मार्केट को यूज करना चाहता है, उसके लिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक इज द बेस्ट। वो कुछ नहीं जानता, जैसे बैंक में पैसा रख के इंटरेस्ट से खाता है, ठीक है, उसी तरह का मतलब काफी ज्यादा पैसा होता है उनके पास, वो क्या करेगा, डिविडेंड पेइंग स्टॉक में पैसा लगाएगा। जो स्टॉक में सिर्फ डिविडेंड अच्छा पेमेंट होता है, वही स्टॉक 10 लाख 20 लाख करके लगा दिया, साल भर का एक इंटरेस्ट अच्छा खासा आ जाता है, जो बैंक से पैसा रखने से भी ज्यादा आता है। बैंक में रखोगे 7% मिलेगा, 10 लाख रखोगे 7% मैंने 70,000। तुम अगर आईटीसी की डिविडेंड देखोगे तो वो पर शेयर की बेसिस में 15 टका 16 टका डिविडेंड देता है, मैंने डबल। मैंने जहां तुम 10 लाख बैंक में रख के 70,000 कमा सकते थे, तो वही 10 लाख अगर आईटीसी के शेयर में लगा के रखोगे, और आईटीसी अच्छा डिविडेंड देता है, कोल इंडिया अच्छा डिविडेंड देता है, तो कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख का डिविडेंड कमा, डबल तो कमा ही लेते हैं। तो शेयर बाजार को यूज करने का अपना अपना तरीका है। ये बहुत बड़ा एक फील्ड है जहां पर इंसान अपने हिसाब से खेलते हैं, सब अपने अपना खेलते हैं। मैंने आप जिस तरह से मार्केट को जानोगे, या फिर मार्केट को जानने के बाद यूज करोगे, हो सकता है कि नंदन ऐसा ना यूज करे, हो सकता है धरनी ऐसा ना यूज करे, हो सकता है देवप्रिय ऐसा ना यूज करे, ठीक है, और भी लोग हैं, आज सबको ज्वाइन नहीं किया। तो हर किसी का अपना अपना एक टेक्निक होता है मार्केट को यूज करके। लेकिन हाँ, फील्ड तो वही है, खेलने का जगह भी वही है। तो जानना सबको एक कॉमन चीज पड़ेगा, लेकिन यूज करने का तरीका अलग हो सकता है। समझ रहे हैं सर? कंपनी बोनस इशू करता है, स्टॉक स्प्लिट करता है। सर ये सब क्या है, हेडेक मतलब, ठीक है, ये सब कॉर्पोरेट एक्शन से मैं सब समझाऊंगा धीरे धीरे, एक साथ सब बताने जाऊंगा खिचड़ी पक जाएगा। मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि आज मैं इंट्रो दे रहा हूँ ना बेसिक्स के बारे में, इसलिए हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ कि आखिर स्टॉक मार्केट को अच्छे से जानना है तो आपको किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। फिर कुछ इकोनॉमिक मैटर्स, जैसे मानो गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया, ये गवर्नमेंट करते हैं, जैसे मानो आरबीआई, ठीक है। हमारे देश में पैसे को लेके जो डिसीजन होता है ना, उसे मॉनेटरी पॉलिसी, सिंपल एकदम पाती लैंग्वेज में बोलना है, ठीक है। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? देश के अंदर पैसा को लेके जो डिसीजन लिया जाता है कि आपके पॉकेट में कितने का नोट होगा, पॉकेट में नोट ज्यादा होगा कि कम होगा, ठीक है। मानो कोई कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि मार्केट में पैसा बाजार में, उसके पीछे भी आप समझ लेना आरबीआई का कुछ ना कुछ कलकाठी होगा, कि वो उधर से कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहा है कि मार्केट में भी थोड़ा मंदी चल रहा है, और आरबीआई चाहते हैं कि नहीं मंदी खत्म हो जाए और लोगों के हाथ में भर भर के पैसा हो। ये सब डिपेंड करता है मॉनेटरी पॉलिसी, बेसिकली मनी सप्लाई, मनी सप्लाई। तो बेसिकली कैसे अब ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, तब वो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसका भी जरूरत पड़ता है, इकोनॉमिक्स का भी जरूरत पड़ता है, रिसर्च एनालिस्ट अगर होना है तो इकोनॉमिक्स जानना पड़ेगा। जैसे आजकल सब कोई रिसर्च एनालिस्ट होना चाहता है, क्योंकि सेबी ने बोल दिया ना कि अगर तुम्हारे पास रिसर्च एनालिस्ट का डिग्री नहीं है तुम किसी को सैलरी नहीं दे सकते।
ठीक है, इसलिए हर कोई भी रिसर्च एनालिस्ट बनने के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन सिर्फ डिग्री लेने से भी नहीं होगा, काफी डिटेल्स नॉलेज भी चाहिए। इन्फ्लेशन, महंगाई का स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट बहुत जोर का पड़ता है। ठीक है, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, आईआईपी, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है सर, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है बोलो तो? मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स में होते हैं कि कितना चीजें बन रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, स्टील से लेके एल्यूमिनियम से लेके हर चीज का जितना चीजें यूज करते हैं उसका प्रोडक्शन लेवल कैसे है, कमोडिटी बेसिकली। आणि इकॉनॉमिक सप्लाई साइड पे है, जीडीपी डिमांड साइड। एग्जैक्टली सर, ये हर चीज मैटर करता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। बजट, गवर्नमेंट का बजट हर साल फिर जनवरी में आता है, हर साल जनवरी फरवरी में आता है, जैसे अभी आएगा इस साल ये तो ये बोटन है, वोटर अकाउंट्स में हर साल आए। मेन बजट है जुलाई के নতুন বাজেট। अच्छा नতুन, এই এই ফেব্রুয়ারিতে কোনো বাজেট আছে মানে अच्छा वोट আছে बोले ना। हाँ, इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं होगा, इस बार फरवरी में नहीं, इंटरी बजट नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि वोट है ना लोकसभा का, प्रधानमंत्री चुनाव है, तो फिर वो जैसे ही इलेक्शन खत्म होने के बाद उसको करेगा वोटिंग। लेकिन अगर जैसे ये वाला चुनाव हो जाए फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में बजेगा। जैसे हर 5 साल से छोड़ छोड़ के होता है वोट, लेकिन हर साल एक बजट आता है, इंटरिम बजट और एक फाइनल बजट की तरह बोल सकते हैं। फिर वो बजट का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में जोर का पड़ता है। तो आपको ओवरऑल नॉलेज चाहिए, कॉर्पोरेट अर्निंग अनाउंसमेंट, कौन मतलब कंपनी जो अर्निंग करता है उसका एवरी क्वार्टर में रिजल्ट आता है कि कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। ठीक है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये सारा मैटर इम्पैक्ट करता है। फिर ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स है, ये जितना सारा मैं बोला है सब बेसिक्स है। ये बेसिक नॉलेज होगा तो हम मार्केट में बने रहोगे। और ये रहा टेक्निकल का कोर्स कंटेंट। इसमें क्या है, हम लोग कैंडलस्टिक सीखेंगे। ठीक है, कैंडलस्टिक सीखेंगे तो ये जो मार्केट में ट्रेड कब लेना है, जैसे ये देखो कैंडल है ना, कैंडल की तरह नहीं दिख रहा है, मोमबत्ती। ठीक है, ये सब मोमबत्ती ये सब मोमबत्ती बात करता है, ये सारे के सारे मोमबत्ती बात करता है। बात करता है मैंने, हर एक मोमबत्ती का मतलब है। और ये जो भी बताना चाहता है इसको अगर आप पढ़ लेते हो ना, जैसे वो घर पे अगर बर्ड्स हम लोग रखते हैं, जैसे मानो वो मोयना काकातुआ सब नहीं रखते। हाँ सर, कहाँ हो? ये जो अलग अलग बर्ड्स रखते हैं, जिनका बर्ड्स है उसको पता लग जाता है रहते रहते कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन नया इंसान अगर कभी कहीं जाएगा तो उसको समझ नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं, वो बस सुन समझेगा। जैसे किसी के घर में है मियाँ मिट्टू करते रहते हैं, किसी के घर में है तो उसका नाम पकड़ के बोलते रहते हैं, तो उसको पता लग जाता है। सिमिलरली ये मार्केट का कैंडल में ना बात करता रहता है, आपको समझना है कि ये क्या कर रहा है, लेकिन इसको समझने का एक तरीका है, वो तरीका सिखा जाएगा। यही है टेक्निकल, और इसी से एक्चुअली ट्रेड लेते हैं। ट्रेडिंग करने का ब्रह्मास्त्र है, इसमें ग्रिप आ जाएगा, आपको ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, सक्सेसफुल ट्रेडर। और इसमें भी हम लोग इसी पर्टिकुलर क्लास में एवरी ट्यूसडे ट्यूसडे इसी में फोकस करेंगे। ठीक है, जरूरत पड़ने से एक क्लास एक्स्ट्रा भी कराएंगे कैंडल पे। ठीक है, लेकिन कैंडल अच्छे से ग्रिप कर, जितना करो कम है। कोई बोलेगा सर मेरा पहले हुआ है, फिर भी बोलूंगा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेसिकली इसको जितना जानो जितना समझो कम पड़ जाएगा। और क्या है सर, टेक्निकल के अलावा और भी चीजें हैं, जैसे इंडिकेटर्स है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है, फिबोनाची है, रिट्रेसमेंट लेवल है। ठीक है, डाउ थ्योरी है, एलियट वेव है, ये सारा कुछ मिला के ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअली कंप्लीट होता है। धीरे धीरे आऊंगा, इतना हड़बड़ नहीं करना है। फिलहाल एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हैं सर, जो स्टार्टिंग में मैंने किया था कि आखिर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं, अगर नहीं करेगा तो क्या गड़बड़ हो जाएगा। इस जवाब को समझने के लिए आपको एक सिंपल मैथ्स करना पड़ेगा, ये नोट में शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन है द नीड टू इन्वेस्ट। क्या क्वेश्चन है? नीड टू इन्वेस्ट एंड व्हाई शुड वन इन्वेस्ट। इसको समझने के लिए एक सिंपल कैलकुलेशन यूज करते हैं आम आदमी की तरह। आम आदमी मैंने, आम आदमी मैंने सर कोई भी कॉमन मैन। अब कॉमन मैन के पास क्या है, वो इनकम करता है और अपना इनकम का कुछ हिस्सा गुजारा के लिए चलाते हैं, कुछ नहीं मैक्सिमम गुजारे में चले जाते हैं, और जितना वो सेविंग कर पाते हैं उसी को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। यही है ना सर? अच्छा देवप्रियो क्लास में है, इसको भी थोड़ा पूछ लेते हैं। हाँ देवो, समझ में आ रहा है, मैं बेसिक बात कर रहा हूँ। आवाज नहीं आ रहा है।
देवो को लग रहा होगा इतना बेसिक बात हमको नहीं जानना है अच्छी बात है, ठीक है। सो व्हाई शुड वन इन्वेस्ट? सपोज एक स्टैंडर्ड इनकम ले लेते हैं, एवरेज स्टैंडर्ड एवरेज इनकम। मानो कि आप मंथली 50,000 इनकम करते हो। कितना कमाते हो सर? 50,000। दिस इज योर मंथली इनकम, ठीक है धोरनी। अगर नहीं करते हो तो इस कम से कम इतना कमाने का कोशिश तो करना ही है, ठीक है। सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर उपाय बहुत है, मैं सब बताऊंगा। 50,000 क्यों, आप 50 लाख कमाओ मंथली, मुझे और खुशी होगा, ठीक है। देखो सर, इंसान कमाते हैं ना अपनी कैपेबिलिटी से, अपने इफिशियंसी से। कौन ज्यादा कमाते हैं मैंने वो ज्यादा अच्छा है, या कम कमाते हैं तो कम अच्छे, ऐसा बात नहीं है। इनकम करना एक टेक्निक है, जिसको आता है वो करता है, जिसको कम आता है वो कम करते हैं। लोगों का अपना अपना जिंदगी का स्टाइल है। किसी को लगता है कि नहीं मैं इनकम करूंगा पर फैमिली को भी टाइम दूंगा, ये भी एक तरीका है जीने का। किसी को मानना है कि फैमिली फैमिली कुछ नहीं होता, मैं सारा दिन पैसे के पीछे भागूं। जिसका जैसा है, मैं क्या बताऊं, ठीक है। कुछ लोग है ना सर्टेन एक दिन का इनकम हो गया, घर जाके बीवी बच्चों के साथ समय बिताएगा। किसी किसी का है कि भाड़ में जाए घर वाले मैं सारा दिन पैसे कहाँ से, और 5,000 एक्स्ट्रा आएगा, और 5,000 एक्स्ट्रा आएगा, मैं ऐसा करता हूँ। तो इट्स पब्लिक टू पब्लिक डिपेंड करता है। मैं इसको लेके बोलने का मेरा कोई इच्छा नहीं है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई कम कमाएगा, कोई ज्यादा कमाएगा, बट एवरेज स्टैंडर्ड इनकम सबको करना है। जैसे ये जो भारत है ना, अभी जिस तरीका का सोच विचार भारत में बन रहा है, इसमें हाँ ऑब्वियसली जॉब क्राइसिस है, गवर्नमेंट अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बट एक मेंटेलिटी क्रिएट हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि भाई कुछ तो करेंगे। एक टाइम था 90s के टाइम पे या 2000 का अर्ली टाइम पे, जब हम लोग बड़े हो रहे थे, उस टाइम पे ना हम लोगों को ऐसा लगता था पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। मैंने समझाने वाला लोगों का संख्या, मतलब एक तो कुछ सिटी को छोड़ के, स्पेशली अगर कोई गांव साइड में बड़े हो रहे हैं या छोटा शहर में बड़े हो रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता था कि करना क्या है आगे। मैंने 99% को पता नहीं होता है कि क्या करना है, 1% का बात अलग होता है। मैंने लेकिन फिर भी आजकल क्या है, कम से कम लोगों को एक समझ तो है कि भाई इसको करने, ये पढ़ाई करने के बाद वो हो सकते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम यूट्यूबर ही बन जाएंगे ठीक है। मैंने और यूट्यूब में आपको हजारों कंटेंट डालने का मौका है, आपको जो भी रुचि है आप उसी के हिसाब से करो, कुछ तो कर ही लेंगे। ये कॉन्फिडेंस है पहले से ज्यादा, एक बहुत ज्यादा नहीं आ गया पर आया है। एक मोरल बूस्ट हो रहा है, ये चीज पहले नहीं था। पहले सारा ज्यादातर लोग मोरली डाउन था, सरकारी नौकरी नहीं हो रहा है मैंने जिंदगी खत्म। मैं एवरेज इंडियंस का बात कर रहा हूँ, एवरेज इंडियंस का बात कर रहा हूँ, तो एक आध केस का बात नहीं कर रहा हूँ कि देखो उसको जॉब का जरूरत नहीं था फिर भी देखो क्या कर लिया। वो एक आध केस है, वो उसको नहीं देखना है। मैं एवरेज इंडियन, जॉब नहीं है, सरकार का नौकरी नहीं है, फिर खत्म, किस्मत ही खराब है। हम लोग का टाइम अलग अच्छा था, अभी बेकार चल रहा। माँ बाप बताते हैं, मैंने माँ बाबा को जॉब मिला था मानो 1970s 80s के टाइम पे, जब पूरा क्राइसिस सिचुएशन था। अगर एक किसी को 10th पास भी, मेट्रिकुलेशन पास हो गया, भाई आ जाओ नौकरी करो, ठीक है। नौकरी करने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता था। खड़गपुर में जब रेलवे बना था, अब खड़गपुर जानते हो, खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर रेलवे के लिए जाने जाते हैं, रेल सिटी कहा जाता है। खड़गपुर में जब रेलवे बना था, उस बेसिकली वो जंक्शन प्लस वहां पर वर्कशॉप है, इंजन भी बनते हैं तो उसको बनाने के टाइम पे 1850s 1900 के टाइम पे जब खड़गपुर डेवलप हो रहा था, ब्रिटिश के टाइम का ही बात है, तो बंगालीज को जॉब देने के लिए सबसे पहले बोला कि अगर खड़गपुर बंगाल में आता है तो ऑब्वियसली सबसे पहले जॉब किसको दिया जाएगा? बंगालीज को मिलना चाहिए। बंगाली है बाबू मोशाई, बंगाली का, बंगाल का, हाँ नहीं सर, बंगाल का फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम पे कि इतना डेवलप था कि रेल के लिए जो काम था, बेसिकली वो ठुगाई पेदाई का काम। ठुगाई पेदाई इन द सेंस, रेल लाइन में जाके कुठार उठा के लाइन में धूप में खड़े होके सारा दिन काम करना है। लेबर का काम ज्यादातर, डी ग्रुप का काम, ठीक है, और थोड़ा बहुत सी ग्रुप का काम, जो वो भी मेहनत का है, वो भी मेहनत का है 1800 1900 के टाइम पे। तो बंगाली बोला कि हम लोग बाबू मोशाई लोग हैं, हम लोगों को नहीं करना ये सब काम। फिर उस काम को करने के लिए तेलंगाना से लोगों को लाना पड़ा। तब तेलंगाना का लोगों के पास इनकम ही नहीं है। वो बोला कि भाई इतना मिल रहा है बहुत है। आज तुम खड़गपुर जाओ, बंगाली नहीं मिलेगा, सारा बड़े बड़े पोस्ट में तेलुगु लोग ही बैठे। साउथ इंडियन का टाउन बन गया, बंगाली उनके घर पे काम करने जाते। समझ रहे हो सर सिचुएशन? मैंने उस टाइम पे बंगाल का लेवल ऑफ अर्निंग इतना हाई फाई था।
कम कमाने वाला कोई नहीं था, सब जमींदार थे और पढ़ा लिखा। उस हालत में जब उनको ऑफर किया कि भाई काम करो, अब आज देखो उसी जॉब के लिए धर्मतला में और कॉलेज स्ट्रीट में लाइन लगा के खड़े हैं बंगाली, चाकरी चाय धरना में बैठे हुए हैं। शासन कोलकाता है। यानी समय समय की बात है। भारत को समय, मेरे दिमाग में सवाल नहीं, मेरा नेटिव है उधर, तो मैं खड़गपुर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं बोली खड़गपुर में इतना तेलुगु कहाँ से आए भाई, है ना। तो फिर पता चला अच्छा ये रीजन है। मैं पूछा एक दिन, एक रेलवे में एक एम्प्लॉय है, तेलुगु ही है वो, भाई तुम लोग उधर से इधर कैसे आ गए, तुम लोग को कौन नौकरी थे, बंगाली को क्यों नहीं दिया। 99% लोग तेलुगु है खड़गपुर रेलवे में। धोनी भी काम करता था ना, धोनी भी तो पहला जब रेलवे में ही करता था, टीसी का काम करता था, खड़गपुर में पोस्टिंग था। सोचो जरा। तो जो भी हो, 50,000 मानो तुम्हारा इनकम है, अब 50,000 में से 30,000 मानो तुम खर्चा करते हो, क्या करते हो सर, एक्सपेंस, ठीक है, मैंने जीने का खर्चा, रोज का, ठीक है, फैमिली खर्चा। 20,000 का तुम्हारा क्या है, सेविंग्स। अब इसी 20,000 को तुम स्टॉक मार्केट में रोल करना चाहते हो। लेकिन सर सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं ये 20,000 रोल ना करे तो मेरे पास कितना जमेगा। यहाँ पर कुछ एजम्पशंस लिया गया। मान के चलते हैं कि तुम जॉब करते हो, ठीक है, अच्छा तुम जहां जॉब करते हो, तुम्हारा जो एम्प्लॉयर है वो 10% सैलरी हाइक करता है हर साल। माने 50,000 अगर मंथली कमाते हो, नेक्स्ट ईयर 10% में ज्यादा हो जाएगा। बात समझेंगे नहीं, मतलब अगर एनुअली 50,000 है, मैंने मंथली 50,000 मैंने एनुअली कितना, 6 लाख, तो नेक्स्ट ईयर वो 6,60,000 हो जाए। 6 लाख का 10% 60,000 होता है, तो 6,60,000। इस तरह का सोच के साथ चल, ऐसे तो होता है ना, हाइक तो होता है, चीजों का दाम बढ़ता है तो इन्फ्लेशन के कारण एडजस्टमेंट होता है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग मैंने इन्फ्लेशन मैंने मार्केट में जो महंगाई है वो मानो हर साल 8% करके बढ़ रहा है। ऐसे इंडिया में ऑन एन एवरेज 6-7% चलता है, वहां पर ये 8% एग्जाम्पल के लिए रखा है, थोड़ा ज्यादा करके 1%। मानो कि आप 30 साल के हो सकता है आप 30 से कम हो, बट मान के चल रहे कि आप 30 के हो, जो एक अर्निंग स्टार्ट मतलब जोर का अर्निंग स्टार्ट करने का एक सही टाइम होता है। 25-26 में लोग स्टार्ट कर देते हैं और फिर कोई कोई और भी अर्निंग कर देते हैं। लेकिन मोटा मोटी बता रहे हैं कि सिर्फ 25-26 में स्टार्ट किए, लेकिन उस टाइम 25-26 से लेके 30 साल तो बस समझते समझते बीत जाते हैं, 4-5 साल, ठीक है। एक्चुअल करियर स्टार्ट होता है 30 से। मैंने तुमको समझ में आता है कि मुझे क्या करना है, मुझे इसी चीज को आगे लेके जाना है, मुझे से इसी फील्ड में जाना है। इसलिए अगर तुम जितना अर्ली स्टार्ट करोगे, तुमको 30 से वो टेम्पो मिल जाता है। अगर तुम मानो 24, 25 या 26 के टाइम पे तुम अगर गलत रास्ता पकड़ लेते हो और फिर 30 के बाद तुमको जॉब चेंज करने का मन होता है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे बहुत लोग आते हैं सर मेरे पास, 30 के बाद आके 30 हो गया है, 30 ईयर आ चुका है, अब बोलते हैं सर मेरे को जॉब चेंज करना है, फील्ड चेंज करना है। बोली आप इतना दिन क्यों चेंज नहीं किए, अब जाके क्यों करना चाहते हैं। तो बोलते हैं सर वो उस लाइन पे अभी कुछ है नहीं, समझ में भी नहीं आता, अच्छा भी नहीं लगता, गुजारा भी नहीं कर रहे थे। लेकिन ये डिसीजन थोड़ा 3-4 साल पहले लेना चाहिए। चेंज करने में कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जल्दी नहीं चेंज करते हो तो फिर बाद में जाकर तुमको वापस रिटर्न आने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि 25, 26, 27, 28 तक फिर भी पढ़ाई हो जाता है, पर 30 के बाद पढ़ाई करना न्यूली बहुत मुश्किल है। क्योंकि जितना एज बढ़ता है उसके साथ साथ जिम्मेदारी अलग हो जाती है, और जिम्मेदारी अलग हो जाने के कारण क्या है ना, तुम चाह के भी नहीं कर पाओ। तुम शायद तब तुम्हारे पास पैसा होगा, तब तुम्हारे पास टाइम भी शायद होगा, पर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अभी शायद मानो तुम्हारे पास पैसा की कमती है, ठीक है, मैं एक इंजीनियर बात कर, तुमको लग रहा है जब पैसा होगा तब कर लेंगे, लेकिन नहीं सर, नहीं होगा। 99.999% केस में नहीं होगा। कोई 0.5% या 0.1% केस में कोई बंदा कर ले, सलाम कर लो उनको, नहीं होगा। इसलिए जो पढ़ाई करना है, जो पढ़ाई में इन्वेस्ट करना है, ये दिस इज द राइट टाइम। विद इन 25, 26, 27, 28 मैक्स टू मैक्स, जो करना है कर लो, जो सीखना है सीख लो। उसके बाद जो सीखोगे जो करोगे काम करते करते, न्यूली कुछ नहीं हो पाएगा। इतना तो जान लो सर। कोई सोचता है ना नहीं बाद में पैसा होगा तो कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, बाद में आके बोलना, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल होता है। तो जो करना है 20 से 25, 26 के अंदर कर लो, 5-6 साल।
बेस्ट है। एक्स्ट्रा और 2-3 साल लेगा ग्रेस पीरियड, ठीक है, बट नॉट मोर देन दैट। सोच रहे कि नहीं बाद में जब मेरा पैसा होगा मैं करूंगा, वो सोच सोच में ही बदल जाएगा कि तब तुम्हारा पैसा तुम्हारा अकेला का नहीं रहेगा, शादी हो जाएगा, लड़का हो या लड़की, जिम्मेदारी अलग लेवल का हो जाता है, ठीक है। तो पॉसिबल ही नहीं। फिर तुम लोग बड़े हो जाओगे तो माँ बाप भी तो बूढ़े होंगे, है ना। सिंपल बात है सर, जिंदगी का सच्चाई है। अब ये सच्चाई के साथ साथ ही मार्केट में आना है, क्योंकि आपको अपना फंड को मैनेज करना है, अपने लिए भी बड़ों के लिए भी। अगर वो लोग तुम्हारे लिए जिम्मेदारी निभा रहा है तो तुम्हें भी उनके लिए जिम्मेदारी निभाना पड़ता है। काफी चीजें सोचना पड़ता है लोगों को, तभी ना वो पैसा को बढ़ाने के लिए आते हैं। या फिर खुद का भी काफी सारे शौक होते हैं कि चलो मैं माँ बाबा को भी तो देखना तो पड़ेगा, उसके साथ साथ मेरा भी जिंदगी का कुछ शौक है, एक अच्छा सा घर बनाना है, एक अच्छे जगह में कहीं पर ट्रिप में जाना है। जैसे अभी लाक्षाद्वीप चल रहा है, मानो आप सोच रहे हो कि मैं भी लाक्षाद्वीप में प्राइवेट बांग्लो में जाके रहूंगा, लेकिन उसके लिए एक बार जाने का ही 10 लाख का खर्चा है, तो वो जिंदगी का एक शौक ही रह जाएगा, ठीक है। तो वो 10 लाख का खर्चा भी बाद में चाहिए। तो ये सारा चीज क्या पॉसिबल है जिंदगी में? आंसर इज यस, पॉसिबल है, बट उसके लिए काफी डिसिप्लिन लाइफ जीना, काफी डिसिप्लिन लाइफ जीना, उसको करोगे तो ही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। वही चीज मैं आपको अगला 15-20 मिनट में बताता हूँ, देखो ध्यान से। सो यू आर 30 years और आप अच्छा यहाँ पर थोड़ा अर्ली रिटायरमेंट प्लान किया, थोड़ा मॉडर्न मेंटेलिटी, वो 60-65 साल तक काम नहीं करना है, 50 के बाद रिटायर करेंगे, फिर ग्लोब ट्रॉटिंग करेंगे, घूमेंगे, ठीक है। नया जनरेशन से नया सोच, ठीक है। देखना फॉरेन नॉर्मली ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लैंड, इन लोग जैसे लोग ना, अमेरिकन से इतना ज्यादा दिन एज तक काम नहीं करता। इंडियंस का तो सर 75 साल में भी रिटायरमेंट नहीं है। रीजन है सर, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पैसे के लालच के कारण, ऐसा काफी लोगों का सोच है। सर नहीं, ऐसा नहीं। भारत में लोगों का जरूरत तो अमेरिकन लोगों की तरह ही है, जितना उनका जरूरत है हमारा जरूरत तो और ज्यादा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, उनका पर्सनल रिसोर्सेज कंपेरेटिवली पर हेड जो संपत्ति है वो काफी ज्यादा होता है। हमारे यहाँ पर पर हेड संपत्ति माने पर हेड एसेट और पर हेड इनकम इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि जितना टोटल देश का जीडीपी है, इसको जब तुम 140-145 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो पर हेड एसेट बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके कारण जो जरूरत होते हैं, मानो अमेरिका में भी एक 60-65 साल के बुजुर्ग का 2 बच्चा है, इंडिया में भी उनका 2 बच्चा है, सिमिलर काइंड ऑफ। लेकिन उसी 2 बच्चा या 3 बच्चे के पीछे अमेरिकन का जितना सेविंग्स है, इंडियंस का उतना सेविंग्स नहीं है। तो फिर एक अमेरिकन जो कर सकता है, उसके बच्चों को जिस तरह का क्वालिटी दे सकता है, वो एक इंडियन नहीं दे पाता। इसके लिए उसको 75 साल तक काम करना पड़ता है, क्योंकि चाहत तो कम नहीं, उन्हें भी बीएमडब्ल्यू चाहिए, हमें भी बीएमडब्ल्यू चाहिए, उन्हें भी अपने घर के सामने जिसका जैसा, ठीक है, उनको भी लगता है मेरे घर के सामने एक स्विफ्ट या डिजायर होना चाहिए, इन्हें भी लगता है। हाँ, उनका उनके जैसा, इनका इनके जैसा, लेकिन डिजायर तो सेम लेवल का है, लेकिन पैसा का कमती है। इसके लिए अगर इंडियंस को सिमिलर लाइफ देना है अपने बच्चे को, या खुद का भी कुछ शौक पूरा करना है, तो एक्स्ट्रा 10 साल काम करना, ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज्यादा लालची है, नहीं नहीं, ऐसे तो भारतीय लालची कम ही है कंपेरेटिव, वो तो हम लोग मजबूर है, क्या कर सकते हैं। ये सब ट्रूथ है कि नहीं है सर? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तुम लोग खुद भी रिसर्च करोगे, मिलेगा। सो चलो यहाँ पर थोड़ा मॉडर्निटी लिए है, 50 में रिटायर करेंगे, मैंने आप 30 साल में हो, 50 में रिटायर करोगे, 20 साल और काम करना, आप रिटायरमेंट के बाद और काम करना नहीं चाहते, और आपके पास बैलेंस है 20,000 का। अब इस पैसे को सिर्फ सेव करना है, सिर्फ सेविंग करना है, करो सेविंग, दिखाई दे रहा है ना सर? तो हर साल अगर आपका 20,000 करके अगर पर मंथ आप सेविंग करते हो, तो मंथली कितना कर रहे हो? सॉरी, सालाना कितना हो जाएगा? मंथली 20,000 माने एनुअली 2,40,000। सेकेंड ईयर के एंड पे थोड़ा खेल बदल जाएगा, क्योंकि ये 10% इंक्रीज हो गया, वेरी गुड सर। एक्सपेंस भी 8% में इंक्रीज हो गया, है ना, थैंक यू, ठीक है। ये 8% में, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये 10% में इनकम बढ़ गया, और एक्सपेंस भी तुम्हारा 8% में बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कैश रिटर्न भी थोड़ा बढ़ जाएगा। कैश रिटर्न माने सेविंग्स जो है तुमने किया सालाना, तो ये एनुअल सेविंग्स भी यहाँ पर थोड़ा बढ़ गया। तो ये हो गया आपका 2,71,200। नाउ
सिमिलर तरीके से हर साल ये भी बढ़ता गया, ये भी बढ़ता, एज पर दी टाइम। ये बड़ा माने बेसिकली क्या, ये तो बस समय को, जैसे मानो आप सोचो ना, 10 साल पहले या 5 साल पहले आप बस में चढ़ते थे, कितना टिकट का भाड़ा देते थे मिनिमम। कोलकाता में मुझे याद है जब मैं कोलकाता में पढ़ने के लिए आया था, तो एक बस चलता है इसी रोड में L238 बोल के, बारासात हावड़ा। ठीक है, बारासात हावड़ा का एक बस चलता है, उसमें मैं खुद चढ़ा हूँ 3 टका स्टार्टिंग में। फिर मेरा एक एक 2 महीने बाद बस वाला बोला बहुत दिन से 3 टका चल रहा था, हम लोग मिनिमम फेयर 4 टका करें। ठीक है, 5 टका। फिर मैं 4 टका से, मैं तब रहता था श्याम बाजार में, श्याम बाजार से हावड़ा जाता था 4 टका, 238। लेकिन आज उसी 238 में तुम चढ़ो, मिनिमम 10 टका 12 टका देना पड़ता है, 10 से 12 टका देना पड़ता है। तो ऑब्वियस बात है, ये तो टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन के कारण एडजस्टमेंट होता है। मैं एक सिंपल सा चीज याद दिला, जो लोग कोलकाता में रहते हैं दे नो वेरी मच कि ये क्या चीज चलता है। ऐसे कोलकाता में बस फेयर नॉर्मली बाकी सिटी से कम ही है। जितना मेट्रो सिटी है वर्ल्ड वाइड, उसमें से सबसे सस्ता बस का टिकट, ट्रेन का टिकट, मेट्रो का टिकट, खाने का दाम, सब कोलकाता में सस्ता है। इसलिए इतना भीड़ भी है। भीड़ का मेन कारण नहीं सस्ता, इसलिए कोलकाता का नाम है सर सिटी ऑफ जॉय, इसीलिए सिटी ऑफ जॉय नाम। यहाँ पर हर कोई जी सकता है, जीने के लिए कोलकाता सबके लिए। माने गरीब से गरीब लोग भी यहाँ पर जी सकता है, और अमीर से अमीर लोग और अमीर देख सकता है। ये चीज तुमको बॉम्बे में नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ है ना, तुम कोलकाता में एक लाविश फ्लैट ले सकते हो, बॉम्बे में तुमको एक 1 रूम किचन तक नहीं मिलेगा प्रॉपर। इसलिए पैसा हो तो लोग कोलकाता में आते हैं, बॉम्बे नहीं जाता। ठीक है, अब बॉम्बे में अगर तुमको ये चीज करना है ना, मुंबई में कम से कम ये 1 करोड़ का चीज कम से कम 5 करोड़ चाहिए, 5 गुना ज्यादा, तो जाके तुमको वो सिमिलर फैसिलिटीज मिलेगी। अच्छा देखो, अब यहाँ पर मैं इस कैलकुलेशंस को सिंपल रखता हूँ, और टोटल 20 साल, आपके पास 20 साल था, ठीक है, 30 से 50 साल तक का। तो ओवरऑल 20 साल में अगर तुम इसको, अच्छा ये समझ गया ना জার্নি কি কিভাবে হচ্ছে, তো এরকম ভাবে 1 বছর 2 বছর 3 বছর করে আমরা যদি 20 বছরের ক্যালকুলেশন করি, তাহলে যখন আমি 50 বছর বয়সে रिटायरमेंट করব, ठीक है, जब मैं 50 साल में रिटायर करूंगा, तब मेरे पास कुछ पैसा पड़ा रहेगा, इसको बोलते हैं सर कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब है कैपिटल, मैंने तुम्हारा पूंजी कितना बना। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये पैसा कहीं पर भी हमने इन्वेस्ट नहीं किया। और इसका अगर मैं सिंपल करूं तो ये कितना वैल्यूएशन हुआ सर, 8 लाख। मैंने हम लोग इसको रफली बोल सकते हैं 1.78 करोड़, रफली बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने 1 करोड़ 78 लाख रुपया, ठीक है, ये मेरे पास पड़ा है 50,000 के अर्निंग में। लेकिन इसके लिए तुम्हारा खर्चा को भी फिक्स रखा, जीने का तरीका में ज्यादा बदलाव नहीं किया, ज्यादा लग्जरीनेस नहीं किया, कोई शौक का बाइक, कहीं शौक में घूमने जाना। ठीक है, बंगाली की तरह एकदम टिपिकल बंगाली का जो घूमने का जगह क्या है, दीघा पुरी दार्जिलिंग दीपुदा। ठीक है, दीघा पुरी और दार्जिलिंग, इसके बाहर ना तुम कभी देखे हो ना तुम कभी सुने हो, वो भी साल 2 साल में एक बार। दार्जिलिंग वो भी महंगा है, 5 साल में एक बार। ठीक है, और दीघा तो हर साल में एक बार, साल में एक बार। ठीक है, पूरी 2 साल में एक बार। ठीक है, अगर लाइफ का एस्पिरेशंस को इस तरह से रोक के रखोगे तो शायद ये 1.78 करोड़ तुम्हें दिख जाए, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। बात सही है कि नहीं सर? ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल बात किया मैंने, जो मैं अपने सोसाइटी में इतना साल यहाँ पर बड़ा हुआ हूँ, तो आई नो बंगाली का रग रग, बंगाली क्या, कोलकाता में जितना लोग रहते हैं बंगाल में, चाहे वो मारवाड़ी हो पंजाबी हो जो भी हो, इनका रग रग में क्या चलता है मुझे पता है। ठीक है, मैं कुछ नहीं, ऑब्जर्वेशन से आया, ऐसा थोड़ी है कि हर किसी के साथ जाके मैं रह लिया, ऐसा तो नहीं है। बस मैं ऑब्जर्व करके देख लिया कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है। चलो, पॉइंट इज दैट कि अगर आपको इससे थोड़ा कुछ बेहतर चाहिए, तो बेहतर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा सर, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब इन्वेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको
ये सब लिखा हुआ है, आप लोग जब बोर्ड देखोगे तो पढ़ने से समझ में आ जाएगा। मैं आपको कैलकुलेशन पे फोकस करता हूँ। अब करना क्या है सर, इसी पैसे को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर, क्या कर देंगे सर? हाँ सर, जो साल भर बचा उस पैसे, वेरी गुड सर। अच्छा, दो तरीकों इन्वेस्ट करने का अलग अलग तरीका है। आजकल तो एसआईपी आ गया है ना। एसआईपी तो आप हर मंथ के हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन में लोग एनुअल बेसिस में कि मैंने साल भर इतना पैसा जमा किया और उसके बेसिस में मेरे को इतना। अब मैं यहाँ पर एक रेट लिया, दैट इज 12%। अब आप बोलोगे सर 12% क्यों? सर इसको 10 भी ले सकते हो, इसको 15 इसलिए नहीं लिए क्योंकि 15% रिटर्न स्टॉक मार्केट छोड़ के नॉर्मली किसी जगह में मिलता नहीं। 12% आपको अच्छा म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। अगर म्यूचुअल फंड सही चुना, ये जो बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है, सही होता नहीं है, सही बनाना पड़ता है। वो तो एडवर्टाइजमेंट को बताने के लिए वो बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड को समझ नहीं पाया वो सही फंड चूज नहीं कर सकता। म्यूचुअल फंड को समझने के लिए स्टॉक मार्केट का एज वेल एज डेट मार्केट का नॉलेज चाहिए, तो जाके आप सही फंड चूज कर सकते हैं। नहीं तो फंड के अंदर भी बहुत गोलमाल है, ठीक है। अब वो अलग क्लासेस है सर, उसका अलग डिस्कशन है, सब धीरे धीरे बताऊंगा। नाउ पॉइंट इज दैट, ये मैंने माना कि आपने म्यूचुअल फंड में डाला, अभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं आए, ये भी म्यूचुअल फंड का। अच्छा, म्यूचुअल फंड में एक सुविधा क्या होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि कौन सा शेयर ले, शेयर में ग्रोथ हो गया, गिर गया, बढ़ गया, पैल्पिटेशन नहीं है। इतना दिमाग लगाने का भी जरूरत नहीं है, इतना हार्ट को भी माथा लगाने का जरूरत नहीं है। बस हर दिन चेक करते रहो कि वैल्यूएशन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ता है तो दुख होता है, अगर बढ़ जाता है तो खुशी होता है। अगर 4 टका को पॉजिटिव दिखता है तो ठीक है, मेरा फंड का पैसा ठीक है, ठीक है, ऐसा लोगों का सोच होता है। तो मैं यहाँ पर माना कि आपने एक अच्छा फंड चूज किया और आपको 12% रिटर्न। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको कैलकुलेट करने का जो सिस्टम है इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या कहते हैं इसे? दिस इज बेसिकली कॉम्पाउंडिंग। ये कॉम्पाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है। अब इसको कैलकुलेट करने का एक से ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये टॉपिक पढ़ा जाता है। बट मैं आपको जितना यहाँ जरूरत है मैं उतना आपको बता रहा हूँ। आपने कितना रिटर्न कर दिया था? 2,40,000। अब ये 2,40,000 को साल भर के लिए अगर आप किसी जगह में रखते हो जहां पर म्यूचुअल फंड्स में बैंक में 12% देता है, कहीं पर लोन का इंटरेस्ट लेता है, लोन का इंटरेस्ट लेता है, कहीं देता नहीं है सर, ठीक है। ये आपको ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड में ही मिल सकता है, ये आपको बैंक में नहीं मिलेगा, ठीक है। सो 2,40,000 को अगर आप एक 12% रिटर्न वाला किसी जगह में डालते हो, ध्यान से सुनना सर, तो आपका ये पैसा 20 साल मैंने बेसिकली आप स्टार्ट कर रहे हो 30 साल के एंड में। मैंने आपका एज कितना था? एज 30 था जब आपने स्टार्ट किया था। जब आपका एज 30+1 हो गया, +1 हुआ मैंने ईयर एंड पे, एंड ऑफ द ईयर डिप्लॉय। हाँ एक्चुअली ये मैं एंड ऑफ द ईयर में ही तो मेरे पास जमा हुआ। अच्छा, इसको दो तरीका है, इसको मैं स्टार्टिंग से भी एसआईपी कर सकता हूँ, बट फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पर ये मान रहा हूँ कि आपने ईयर एंड पे पैसा रखा। तो आपके पास बचा कितना है? 19। तो हमें कैलकुलेशन करना है कि 2,40,000 को, मैंने इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको अभी फॉर्मूला रटाऊंगा नहीं, बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर मैं आज यहाँ हूँ जब मेरा एज 31 है और जब मैं 50 का हो जाऊंगा, ठीक है, 2,40,000 12% रेट में, ध्यान से सुनना, 1.12 मैंने 12% को मैंने तोड़ दिया, तोड़ दिया 12% को मैंने तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? 12 मैंने 12%, मैंने 12/100 परसेंटेज को हटा दो तो कितना होता है? 0.12 हो जाएगा ना। 12% को अगर तुम हटा देते हो, चलो मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ, घर नहीं पूछते बात चीज तो 12/100 कितना दिख रहा है? 0.12 दिख रहा है ना। तो इसका मतलब बेसिकली 12% को अगर मैं बोलूँ 0.12 तो चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बोलने के पीछे कारण है, देयर इज अ रीजन। क्या रीजन है? जैसे फाइनेंशियल पैरामीटर। अब इसको बोलने के पीछे सिंपल कारण है कि अगर कोई फंड तुम्हें 12% रिटर्न देता है तो तुम सिंपल ये बात समझो कि अगर तुम 1 टका इन्वेस्ट करते हो, इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी देयर, देन यू विल गेट बैक 1.12।
मैंने 12 पैसा तुमको रिटर्न मिलेगा और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट समेत 1 टका 12 पैसा मिलेगा। ये तो कोई भी समझ जाएगा सर। इसके लिए तो एमबीए इन फाइनेंस भी का जरूरत नहीं है। एमबीए इन फाइनेंस कर जो लोग कर रहे हैं ना, उनको मैं कुछ सजेशन दूंगा। ठीक है, क्या सजेशन देना है? ये चाहिए एमबीए फाइनेंस करे या कुछ भी करे, फाइनेंशियल सीए का पढ़ाई करे, फाइनेंस का सबसे बड़ा डिग्री है इंडिया में, या सीएमए कर ले या सीएफए कर ले। शाम को या किसी भी एक दिन, ज्यादा भी दूर नहीं जाना है, केष्टपुर में आना है या जगतपुर में जाना है। या केष्टपुर में यहाँ पर एक रिक्शा स्टैंड, ये रिक्शा स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड के सामने एक लेडी है। तो मैं एक दिन सामने गया, शायद आप लोग जिस लोकेलिटी में रहते हो वहां पर भी ऐसा कोई मिल जाएगा, बट मैं एक चीज देखा, एक लेडी है, बैग लेके बैठे हुए हैं, और मैं किसी को एक जन को 100 रुपया दिया, 500 टका दिया, तो छुट्टा कराने के लिए उस लेडी के पास गया, जो जिसके पास कोई दुकान नहीं है, वो बस एक बैग लेके बैठे हुए हैं एक जगह, और जो जितना भी पैसा लेके जा रहा है सबको छुट्टा बांट रहे हैं, ठीक है, सबको छुट्टा बांट रहे हैं। तो फिर मेरे मन में क्यूरियोसिटी आया, भाई ये लेडी कौन है? ना तो दुकान है इसका, ना कुछ है, बैग लेके बैठी हुई, और पैसा का क्या इसके पास क्या, सबको कमीशन देना पड़ता है क्या उनको? कौन है ये लेडी? पता चला कि ये रिक्शा फाइनेंस करते हैं, रिक्शा फाइनेंस करते हैं, रिक्शा खरीद के लोगों को देता है, रिक्शा वाला रिक्शा चलाते हैं, बदले में इनको इंटरेस्ट देता है। ये चलता फिरता बैंक है, ऑर्गेनाइज नहीं, अनऑर्गेनाइज। और उतना भी नहीं, रिक्शा वाले को उधारी भी देते हैं। कितना देते हैं? मानो, माने इन लोगों का सिस्टम ऐसे, हम लोग जैसे बात कर रहे हैं ऐसे नहीं बात करते, बट कॉन्सेप्ट यही है। मानो आपको बोल देगा कि मैं 7 टका, 7 टका में लोन दूंगा, 7 टका मैंने 7%, 100 के बदले 7, ठीक है। अब मानो 10,000 टका एक रिक्शा वाले को दिया, फिर उसका डेली के हिसाब से या मंथ के हिसाब से 7 टका, मैंने 10,000 टका दिया तो 700 टका उनको मंथ के एंड पे चाहिए, और वो हर 15 दिन छोड़ छोड़ के सबका इंटरेस्ट कलेक्ट करता है। अरे वही तो चीज है, देता है। देखो सर, रिक्शा वाले बैंक में जाएगा तो उनको मिलेगा नहीं, तो रिक्शा वाले लोगों को भी पता है कि अगर ये हमारा अनऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ बैंकिंग है, ये तुमको नॉर्थ 24 परगना में या साउथ 24 परगना में बहुत देखने को मिलेगा। ये यहाँ और यही चीज तुम महाराष्ट्र में जाओगे तो पुणे में देखने को मिलता है। तुम अगर बैंगलोर में जाओगे, मैंगलोर बोल की जगह है कर्नाटका में, वहां पर देखने को मिलेगा। ये जो साहूकारी होता है ना सर, साहूकारी समझते हो? जो लोग सूद का कारोबार करते थे पुराने जमाने में, ठीक है, श्रॉफ साहूकार, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट से चलता था। और ये जो रिक्शा वाले में लोग करते हैं ना, आजकल अनऑर्गेनाइज्ड हो गया, देख के पता नहीं चलेगा, पर ये चलता फिरता बैंक है। एट ए टाइम इनके पास 1 करोड़ तो हो ही जाता है, आराम से, आराम से। नहीं तो इतना लोगों को कैसे चलाते हैं? 3 4 रिक्शा स्टैंड को चला लेते हैं कैसे? सर वो वही तो मैं भी समझना चाहता हूँ। एक का चला जाए तो क्या होगा? नहीं सर, मिलता है, कम्युनिटी बेसिस पे चलता है, देता मिलता है ना, तभी ना देता है। ये पूरा बिलीफ सिस्टम पे चलता है, पूरा बिलीफ सिस्टम पे चलता है, और हर एक रिक्शा वाला दूसरे रिक्शा वाले का सब कुछ जानता है। मैंने अगर कोई फेलियर करेगा तो फिर पूरा कम्युनिटी मुश्किल में पड़ जाए, उसका रिक्शा चलाना बेकार कर। कितना अच्छा बैंकिंग सिस्टम चलाता है सोचो। हाँ, लोकलिटी का ताई है अपने ग्रामीण एरिया में 10 लाख। 1 करोड़ तो मैंने बेसिकली ओवरऑल इनके पास सर्कुलेटिंग कैपिटल होता है, मैं ही बात कर रहा हूँ, तभी ना इतना कर पाते हैं। ऐसा रहेगा मैडम, मैं सोचता हूँ गजब बैंकिंग है यार, हम लोग इतना पढ़ लिख के भी इतना नहीं सोच पाते जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सिस्टम मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसके लिए किसको एमबीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट होने का जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल बातें हैं जिंदगी, बस इतना समझ लो ना। और ये सीए एमबीए वाले क्या कर देते हैं, छोटा बिजनेस के लिए जो सोच होते हैं, बड़ा बिजनेस के लिए वो थोड़ा बड़ा पैमाने में सोचना होता है, बस डिस्काउंटेड फैक्टर एक ही चीज है, बस आपका सोच उस लेवल तक होना चाहिए। अब यहाँ पर जस्ट ये जो 12% मैंने आपको बोला, मैंने 1 टका डालने से 1 टका 12 पैसा मुझे रिटर्न चाहिए। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके मैं ये 20,000 को सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास कितना रिटर्न था सर? 2,40,000, याद करें सर। हाँ, अब 2,40,000 मेरे पास रिटर्न में था, और मैं चाहता हूँ कि 1 टका 12 पैसा रेट में मेरा को ये पैसा 19 साल में रिटर्न मिले। तो मैं इसको कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, आप प्लीज देखिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कैलकुलेटर में 12% को तोड़ दूंगा, 12 डिवाइडेड बाई 100, 0.12 हो गया।
+1 क्यों? क्योंकि जब मैं रिटर्न लूंगा तो प्रिंसिपल भी लूंगा, इंटरेस्ट भी लूंगा, इसलिए 1 है। एक्चुअली ये फॉर्मूला है, पर मैं फॉर्मूला नहीं रटा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली चीज समझा। 1 टका डाला, 1 टका 12 पैसा मुझे टोटल में मिला। अब इसको मैं कंपाउंडिंग करूंगा। कंपाउंडिंग मैंने इंटू करना, मैंने एक्चुअली आज डाल रहा हूँ, मुझे कब चाहिए? 19 साल बाद चाहिए, तो मैं कैलकुलेटर में डालूंगा इंटू। एक बार इंटू देने के बाद इंटू काउंट हो जाता है। अब मुझे जितने साल के लिए पैसा रखना है, कैलकुलेटर में उतना बार इक्वल डालना, ठीक है? इस बार इक्वल बनता है। ठीक है, एक बार मैंने बेसिकली एक बार इंटू में हो गया था, अब इक्वल में इक्वल एक बार मारा तो 2 बार, ठीक है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इंटू में करूंगा 2 लाख, कितना हुआ? 20,67,063, ठीक है? अब देख लो, कैलकुलेशन ऑलरेडी इनके पास तो था ही नोट्स के अंदर। बीस साल बाद, ठीक है? ये 20 साल बाद में 12% रिटर्न। अब ये 20,67,063 तुम्हें 20 साल बाद में, मैंने बेसिकली जब तुम 31 में इन्वेस्ट कर किए थे, 19 साल बाद में 50 ईयर्स में मिले। जब तुम रिटायरमेंट करोगे उस टाइम पे बैंक से तुम इतना पैसा निकाल सकते हो जो तुमने 2,40,000 जमा किया था, ठीक है? अब सिमिलरली हर साल तुमने जमा किया जैसे पहले भी था, वही पैसा। अब जैसे जैसे सेम स्टाइल में तुम इसे सॉल्व कर लो। इसको फॉर्मूला में कंपाउंडिंग में ऐसे लिखा जाता है, a इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है, n माने ईयर्स, i माने इंटरेस्ट, 1 माने प्रिंसिपल और a माने अमाउंट। अब फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इवन आप लोग जो फॉर्म एक्चुअली जो मैं आपको यहाँ पर नॉर्मल में सिखाया, आप कोई भी ऐप ओपन करो, जैसे मानो क्रो में ऐसा होता है, क्रो में दिखता है, जैसे मैं क्या लिखूं, जैसे कि कैलकुलेटर SIP कैलकुलेटर, ग्रो देता है, ये देखो इन्वेस्टमेंट इतना, इसको तुम बढ़ा सकते हो, ठीक है? फिर इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न देखो, यहाँ पर 12% दिया है, 10 साल में कितना, इस तरह से तुमको रिटर्न कैलकुलेट करके, वही चीज मैं आपको कैलकुलेशन सिखा, जो बेसिकली ये लोग सॉफ्टवेयर बना के दिया। समझ रहे सर? नाउ अब बात क्या हुआ सर? बात ये हुआ कि ये जितना पैसा मैं हर साल बचाता, सेविंग करता गया, उसको मैं जैसे जैसे 12% रिटर्न में इन्वेस्ट करता गया, हर अब ये पैसा जो जो मैंने सेकेंड ईयर के एंड पे डाला वो 18 साल मार्केट में रहेगा। ये अगर 19 ईयर्स मार्केट में चला, ये 18, जब मैं थर्ड ईयर के एंड में देखो 17, इस तरह से नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ईयर मेरा कम होता जाए, ठीक है? तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन उसी हिसाब से हो, जैसे ये एन चेंज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं चेंज हो रहा है, बाकी तो बस अमाउंट चेंज हो रहा है क्योंकि सेविंग्स चेंज के कारण। अब जैसे तुम्हारा 19 साल खत्म होता है, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने रिटर्न किया इन्वेस्ट करके, देखो सर इससे पहले भी मैंने रिटर्न किया था बट उस टाइम पे मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। इस बार भी मैं रिटर्न किया बट इस बार 12% रेट में इन्वेस्ट किया, और फिर जब मैं 19 साल बाद 50 साल जब मेरा एज होता है, तब मेरे पास देखो कितना कैपिटल, 4.26 करोड़ टोटल करके। ये जितना पॉइंट था सब टोटल करके 4.26 करोड़, जो मैं बिना इन्वेस्टमेंट का मेरा कितना हुआ था, 1.78 करोड़। तो नाउ जस्ट इमेजिन, अच्छा अब इसमें महंगाई है, इन्फ्लेशन है, जॉब का सैलरी हाइक भी है, सब कुछ कैलकुलेशन देके ये किया गया है। अब रियल लाइफ में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन अप्रोक्स आइडिया तो मिल रहा है ना कि इसी तरह का सिचुएशन हो सकता है। तो अब क्या है कि अगर अब सवाल ये होता है कि जो लोग सोचते हैं कि मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, उसका प्रॉब्लम वही है कि वो दीपूता के बाहर कुछ जाएगा नहीं, दीघा पूरी दार्जिलिंग के बाहर, या फिर अपना जिंदगी का सारा एस्पिरेशंस को खत्म करना है, बच्चे लोगों के लिए भी ज्यादा कुछ रख नहीं पाएगा।
और जितना होगा मतलब बेसिकली कम कम में ही चलाना पड़ेगा, और जितना समय बीतता जाएगा गरीबी देखना पड़ सकता है, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद तो बंदा और मेहनत उतना नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर बिजनेस बढ़ गया अलग बात है, लेकिन मैं एक एवरेज इंसान का बात करूँ, जो ग्रोथ में है उनका बात अलग है, लेकिन एक एवरेज इंसान अगर अपना पैसा को, देखो जो ज्यादा भी कमाते हैं ना उनका डिमांड भी ज्यादा होता है। जो 50,000 कमा रहे हैं अगर उसका डिमांड मिनिमम है, तो जो 1 लाख कमाएगा उसका डिमांड उससे ज्यादा होगा। जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लोग करोड़ों में कमाते हैं तो खर्चा भी करोड़ों में करते हैं, हाँ या ना। तो इसी तरह से सबका खर्चा इक्विवेलेंट हो जाता है। तो इसलिए अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेगा ना, तो एक सर्टेन टाइम में जाके उसका जो जीने का खर्चा है वो खुद ही मैनेज नहीं कर पाएगा। और उसी को वो क्या बोलेगा, जब वो अपना लेवल को गिराना कोई नहीं चाहता, हर कोई अपना लेवल को बढ़ाना ही चाहता है, तो लेवल गिर जाएगा मैंने, वो क्या बोलेगा, हम गरीब हो गए। और वो चीज लोगों को सहन नहीं होता है, हाँ या ना सर। क्योंकि इंसान हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, नीचे गिरने के बारे में तो नहीं सोचते। पहले अगर तुम 4 BHK में रहते थे और बाद में अगर तुमको बोले भाई 1 BHK में रहना है, तो ऑब्वियसली तुमको तकलीफ तो होगा, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नॉलेज चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग करके मार्केट से कमाना है। तो मैं धीरे धीरे ट्रेडिंग में ही शिफ्ट करूंगा। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो लोग मार्केट में पैसा लगाना नहीं चाहते हैं उनका क्या तकलीफ हो सकता है, वो मैं आपको समझाने का कोशिश किया। अब क्वेश्चन उठता है, सर फिर मार्केट मार्केट छोड़ के और कोई जगह नहीं है क्या पैसा लगाने का? यस, जगह तो है, लेकिन ये 4.26 करोड़, मानो जो 1.78 करोड़ था, उससे मानो तुम्हारा जिंदगी और 5 साल 7 साल या 10 साल चल सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ बड़े होने के नाते छोटों में भी तो बांटना है, बच्चे लोगों को भी तो देना है। तो फिर बांटते बैठते तुम्हारे लिए, और मैंने मानो कि एक लड़का का अगर मैं बात करूं तो अपने वाइफ के लिए भी कुछ रखना है, खुद के लिए भी कुछ रखना है, तबीयत भी खराब होगा उसके लिए भी पैसा खर्चा है, और बच्चे लोगों को भी देना है। तो 1.78 करोड़ देते देते क्या ही बचेगा। तो 4.26 करोड़ उससे बेहतर दे सकता है, एटलीस्ट थोड़ा स्टैंडर्ड फीलिंग आ रहा है, मरने से पहले थोड़ा शांति मिलेगा, ऐसा लग रहा है। तो इन्वेस्ट अगर प्रॉपरली किया जाए तो ये फीलिंग्स उनको मिलता है, या फिर ये जिंदगी का थोड़ा सुविधा उनको देखने। जो लोग बिल्कुल, हाँ सर, ये 12% मैंने एक स्टैंडर्ड रेट लिया था। अब तुम ये स्टॉक मार्केट से कमाओ या म्यूचुअल फंड से कमाओ, म्यूचुअल फंड भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट से ही कमाता है। म्यूचुअल फंड हम लोग देते हैं ना, तो हमारा पैसा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट से ही कमा के देते हैं, और हम लोग स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली सीख रहे हैं। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि नहीं मैं स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, मैं सुना हूँ ये है वो है फलाना ढिकना, बहुत कुछ लोग सुनते हैं, उसके पास और भी ऑप्शंस होते हैं। जैसे कोई बोलेगा नहीं मैं सिर्फ बैंक एफडी में रखूंगा, तो बैंक एफडी में रख के तुम जो इन्फ्लेशन को ही बीट कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 1.78 करोड़ हार्डली 2.5 करोड़ समथिंग होगा, उसमें महंगाई भी आ जाएगा। मैंने तुम सोच रहे हो 7% का ग्रोथ है, बैंक अगर तुमको 7% इंटरेस्ट दे रहा है, पर 7% का इन्फ्लेशन भी है। तो बेसिकली तुम इन्फ्लेशन के साथ साथ ही चल पाओगे, ग्रोथ कुछ नहीं कर। एफडी इंस्ट्रूमेंट में यही प्रॉब्लम। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट बहुत तरह का होता है, बैंक एफडी होते हैं, कंपनी का डेब्ट वगैरह होते हैं, लेकिन कंपनी डेब्ट डायरेक्टली नहीं करते लोग। डेब्ट को क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू से शेयर और डेब्ट मिक्स करके, हाइब्रिड हाइब्रिड फंड के। थैंक यू सर। रियल एस्टेट के क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एक ही है इसका, ये बहुत ही अच्छा चीज है, लेकिन जगह टू जगह डिपेंड करता है। जमीन जगह का बात है सर, कि जमीन में इन्वेस्ट करें कि ना करें, ये फुल्ली डिपेंड करता है कि एक तो बहुत पैसा लगता है। अगर तुम्हारे पास 10-15 करोड़ ना हो तो तुम जमीन जगह में कुछ कर ही नहीं सकते, है ना सर। कॉमोडिटी जैसे मान लो लोग सोना वगैरह में इन्वेस्ट करके रखते हैं, कर सकते हैं। सोना का अगर लास्ट 15 साल का रिटर्न देखा जाए तो 9%, थोड़ा सा बेहतर है। और सोना का और एक चीज सुविधा होता है कि वो इमरजेंसी में बड़ा काम आता है, ठीक है। लेकिन सर इमरजेंसी में काम कब आएगा उसके लिए आप सारा पैसा सोना में डाल के रखोगे, ये बहुत ज्यादा बुद्धिमानी मेरे को नहीं लगता। छोटो का थोड़ा बहुत ठीक है, पर सारा का सारा पैसा गोल्ड में डाल के
और फिर घर पे पैसा नहीं है, क्योंकि गोल्ड तो एक क्या है ना, नॉन कैश चीज है। फिर फिक्स इंस्ट्रूमेंट की तरह उसको रोज देखते रहो, उसको बचाने के लिए बैंक में जाओ, फिर लॉकर बड़ा करो। ये दिक्कत गोल्ड के साथ है। तो इसलिए अगर तुमको लिक्विडिटी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, एक ओवरऑल बैलेंस चाहिए, तो इक्विटी या शेयर मार्केट इज द बेस्ट उपाय। और अगर लास्ट 15 साल में तुम इक्विटी का ग्रोथ देखना चाहते हो, उसके लिए मैं तुमको एक सिंपल निफ्टी का ही ग्रोथ दिखाना चाहूंगा। लास्ट 5 साल में निफ्टी कितना परसेंटेज ग्रोथ दिया है? 100%। 14-15%। अगर तुम एनुअल देखोगे तो 14-15% एनुअल ग्रोथ है। और अगर मतलब ये 5 साल का डेटा बता रहा हूं, तो ये चेक करने के लिए ना फिर, तो एकमात्र स्टॉक मार्केट ही है जो, ऐसे निफ्टी में तो सिर्फ 50 शेयर है, स्टॉक मार्केट में तो 5-7 हजार शेयर, लेकिन सिर्फ 50 शेयर के ऊपर बेस करके आप ओवरऑल ग्रोथ देख सकते हो। तो ये बेसिकली आप उनको समझा सकते हो, खुद को समझा सकते हो कि क्यों मुझे स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। मतलब एक होना चाहिए ना मन में एक सवाल कि हाँ, आने का क्या कॉन्सेप्ट है, ये बात वो बताते हैं। समझ में आ रहा है? अब स्टॉक मार्केट में इनकम करने का जैसे इन्वेस्टमेंट का उपाय है, वो तो फंडामेंटल में डिटेल्स में सीखूंगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या होता है, या फिर जिसको हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं, इसको भी समझना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ना सर कि जैसे मानो कैंडल स्टिक्स एनालिसिस करना। अब नेक्स्ट वीक मैं आपको थोड़ा बहुत स्टार्ट करूंगा कि कैंडल स्टिक के थ्रू से किस तरह से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए किस तरह से शेयर चूज कर सकते हैं, ये सब बात धीरे धीरे मैं आपके साथ करूँगा। ठीक है, आज का क्लास समझ में आया ना सर? खुद के लिए भी, किसी और को समझाने के लिए भी करोगे ना, जो समझ रहे हो दूसरे को समझाओ। ठीक है, क्योंकि जितना लोग जागरूक होगा उतना ही अच्छा है। फाइनेंशियल नॉलेज बहुत जरूरी है सर दुनिया के लिए। तो जितना आप खुद भी जानो, और घर में छोटा भाई बहन उनको भी समझाओ, कोई फ्रेंड है उनको भी बताओ, बताओ जो सब सीख रहे। एक चीज क्या है ना, नॉलेज एक ऐसी चीज है, बांटने से और बढ़ता है। और प्रूफ के साथ बात करो तो अगले को समझ में आए। ऐसे अंधा बड़ी बात नहीं, हाँ नहीं नहीं मुझे पता है ऐसा होता है, अरे ऐसा क्यों होता है वो बताना। डेटा, डेटा के साथ बात करो, कैलकुलेशन के साथ बात करो, तो खुद को भी समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, दूसरे को भी मिलेगा। समझा लोगे ना सर? एलआईसी एजेंट नहीं बनना है। एलआईसी एजेंट लोग तो पीछे ही पड़ जाते हैं ना। ठीक है, सर ये हो जाएगा, ये तुम अगर बोलोगे सर कल टाइम नहीं होगा, ठीक है तो फिर मैं परसों टाइम कर दूंगा, ऐसा नहीं करना, किसी के पीछे नहीं पड़ना। ठीक है, बस समझाना, वो खुद आएगा समझने के लिए। ठीक है, अब ये समझाने का बीड़ा क्यों उठाना है, क्योंकि लोगों को फाइनेंशियली नॉलेजेबल बनाना है। क्योंकि जितना लोग मार्केट में आएगा, मार्केट लिक्विड बनेगा, मार्केट लिक्विड बनेगा तो पैसा सब बनेगा, और जो पहले से है उसका ज्यादा बनेगा। ये कारण। ঠিক আছে? ওকে, দেবপ্রিয়, বুঝতে পারলি? আজ একদম বেসিক জিনিস করা ছিল। জল নেই তো, এটা আমার থেকে। ওকে স্যার, বাই ফির আজ।